उसका जो पहला सेशन है, उसका जो सीक्वेंस है उसको लिख कर के रखो। ठीक है? सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। आज हम लोग किस-किस बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री के बारे में, ठीक है? प्रारंभिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे हम। इसके अलावा आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे आज वैदिक एज के बारे में। तो इन तीनों टॉपिक को हमें आज क्या करना है, फिनिश करना है, कवर करना है। एंड इनके ईयर्स अगर आप लोग बात करोगे तो नॉर्मली हम 2 टर्म्स का प्रयोग करते हैं। एक होता है हमारे पास में एडी और एक होता है हमारे पास में बीसी, ठीक है? सो एडी का मतलब होता है एन्नो डोमिनी, एन्नो डोमिनी। एन्नो डोमिनी का मतलब होता है कि आफ्टर जीसस क्राइस्ट, ठीक है? आप बोलोगे आफ्टर क्राइस्ट, इसको आप समझ लीजिए। और अगर मैं बीसी की बात करूँगी तो हम लोग बोलते हैं इसको बिफोर क्राइस्ट। अच्छा, एक और चीज़ बता देती हूँ आप लोगों को। देखो, बेटा आप लोगों को पता होगा एक इंस्टीट्यूशन था जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी, सुना है इसके बारे में? बेटा जनरली 3 टू 4 क्वेश्चन्स आर बीइंग आस्क्ड इन द हिस्ट्री, शुभम, ठीक है? सो एशियाटिक सोसाइटी आप लोगों ने सुनी है। आपको पता है कि ये एशियाटिक सोसाइटी किसने बनाई थी? जिसने बनाई हो बहुत अच्छे से आंसर कर दो बेटा, किसने बनाई थी? जिसको पता हो एग्ज़ैक्टली, चिरंतन। किसने बनाई थी एशियाटिक सोसाइटी? जल्दी से बताइए। विलियम जोन्स ने बनाई थी, वेरी नाइस। विलियम जोन्स ने बनाई थी बेटा। कब बनाई थी? कोई ईयर बता सकता है? ईयर बता सकता है? एनीवन? वेरी नाइस, ज्योति वेरी नाइस, 1784। कोई इसका पर्पस बता सकता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था बनाने का, उद्देश्य क्या था? एशियाटिक सोसाइटी को बनाने का? ये कोई बता सकता है? मैं टेस्ट नहीं ले रही हूँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हम लोग क्यों ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? तब आपको चीज़ें समझ में आएँगी। सो भई आर्कियोलॉजी के लिए अच्छा और बताओ, और सब लोग बता दीजिए। कल्चर के लिए, ठीक है, और बताइए बेटा? और किसी को कुछ भी आइडिया हो तो बताओ। बिल्कुल हिचकिचाइएगा नहीं, गलत करोगे तो मैं सही कराऊँगी, बट आपको बिल्कुल फ्रीली होकर के आंसर करना है। ठीक है? देखो बेटा, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि घरों के हम लोगों के सभी लोगों के घरों के आस-पास में कई बार भगवत गीता होती रहती है, ठीक है? और उसमें हम लोग कहानी पढ़ते रहते हैं। एक राजा आता है, फिर दूसरा राजा आता है, फिर तीसरा राजा आता है, फिर चौथा राजा आता है। हमें उन राजाओं के बारे में तो पता होता है, लेकिन हमें उन राजाओं के सीक्वेंस के बारे में नहीं पता होता कि कौन-सा राजा पहले आया, कौन-सा राजा बाद में आया, ठीक है? तो इन सब चीज़ों की वजह से जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, तो उन्होंने भारत को समझने का, भारत की संस्कृति को समझने का बहुत सारा प्रयास किया और उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। उनको तो ये लग रहा था कि यार इधर भी एक राजा है, इधर भी एक राजा है, इधर भी एक राजा है, कितने राजा इन लोगों के? और इन लोगों ने इतने सारे राजाओं का कोई क्रम क्यों नहीं निर्धारित किया? तब उन्होंने भारत में 1784 में एक इंस्टीट्यूशन का एक संस्थान की स्थापना करी जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने करी और उन्होंने कहा कि हमारा जो उद्देश्य है इस संस्थान को बनाने के पीछे का वो यही है कि हम भारतीय इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। समझ में आया? समझ में आया कि इंडियन हिस्ट्री को इन अ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लिखने के लिए एशियाटिक सोसाइटी जो थी उसको बनाई गई थी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है? तो तब से हमारा जो इतिहास है वो क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाने लगा एंड इसका फायदा हमें आज के सेशन में होगा क्योंकि क्योंकि हम ऐसे नहीं पढ़ रहे कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, तो एक काम करते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है चंद्रगुप्त मौर्य में, टीवी में उसके सीरियल आते हैं, तो मैं चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ूंगा, नहीं, हम लोग पहले पढ़ रहे हैं किसके बारे में, आपका उस क्रम के बारे में जो सबसे पहले हुआ, यानी कि प्री हिस्ट्री सबसे पहले आई, ठीक है? तो आपको ये समझना है। अब क्या था कि क्योंकि ये लोग ब्रिटिशर्स थे, अब ये क्रोनोलॉजी डिसाइड करेंगे तो डेट कहाँ से रखेंगे? तो इन्होंने ऐसा अज्यूम कर लिया कि मान लेते हैं कि जीसस क्राइस्ट का या ईसा मसीह का जो जन्म था वो 0th सेंचुरी में हुआ था एंड बिकॉज़ इनका जन्म 0th सेंचुरी में हुआ था, तो हम क्या करेंगे, उनके जन्म के पूर्व की जितनी भी घटनाएँ होंगी उसको हम लिखेंगे बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट और उनके जन्म के बाद की जितनी भी घटनाएँ होंगी, जितने भी इवेंट होंगे उनको हम लिखेंगे एडी मीन्स एनो डोमिनी जिसका मतलब होता है आफ्टर क्राइस्ट। अभी क्लियर है कि आपको कहाँ पे एडी यूज़ करना है, कहाँ पे बीसी यूज़ करना है? ये क्लियर है सबको? ठीक है? चलिए आ जाइए। अब क्या है बेटा देखो यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने बोला कि इतिहास है। मतलब इतिहास, 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 जानते हैं इतिहास को, लेट्स स्टार्ट इतिहास। क्या है इतिहास? तो पहली तो परिभाषा ये आई कि अ, मेरे मोहल्ले की आंटी थी और वो मोहल्ले की आंटी अपने बेटे को बेल्ट से मारती थी। इतिहास बन गया, ओह माय गॉड! याद करना पड़ेगा कि मैडम के मोहल्ले की आंटी अपने बेटे को बेल्ट से पीटा करती थी। ये इतिहास, क्या ये इतिहास होगा? नहीं मैम। राहुल एंड में पूछ लेना जो भी डाउट्स हैं। डाउट्स आप लोगों के एंड में क्लियर करे जाएँगे, है ना? ये नहीं इतिहास है। अब अगर ये बोला गया कि मैम एशियाटिक सोसाइटी की विलियम जोन्स ने स्थापना करी, तो क्या आपको लगता है कि ये कुछ याद करने वाला फैक्ट है? हाँ मैम, ये बिल्कुल याद करने वाला फैक्ट है। तो हम कहते हैं कि वो सारे इवेंट्स जिनसे हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में प्रभाव पड़ता है, जिसका कोई अपना औचित्य होता है या बोलोगे कोई आपका सेंस होता है, उसको हम इतिहास में इंक्लूड करते हैं। और कहते हैं कि जब भी कोई भी इवेंट होता है, तो हम कहते हैं कि कल की राजनीति ही आज का इतिहास है। वो सारी पॉलिटिक्स कि भाभी जी, आपके घर में ठीक है? तो ये जो कल की पॉलिटिक्स हो रही थी ना आंटी वाली, मोहल्ले वाली आंटियों की, तो वो वाली जो कल की राजनीति थी, वही आज का क्या है इतिहास है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो यही चीज़ आपको याद करनी है कि हम जब कभी भी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि हिस्ट्री कल की राजनीति है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं आज आपके इतिहास बना ले रहे हैं। ठीक है धीरज? देन अब क्या है कि हमने क्यों किया? हमने इस सब चीज़ों को इसलिए किया क्योंकि हमें पता चल सके कि एग्ज़ैक्टली हुआ क्या था। अब ये था कि मैं ऐसा तो बोलूँगी नहीं, जैसे कभी भी हम लोग कोई भी किताब लिखते हैं तो हम लोग बुक लिखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कहते हैं कि मैं अपने बारे में लिखूँगी कि मैं सुट्टा मार के बैठी रहती थी, मैं घंटों बच्चों को पढ़ाती रहती थी, गले की मम्मी डैडी हुआ जाया करती थी। ठीक है? तो ये वाली चीज़ें तो मैं लिखूँगी नहीं, मैं लिखूँगी कि खुशबू चतुर्वेदी एक बहुत ही प्यारी अध्यापिका थी, है ना? उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे शिष्यों को का अध्यापन किया है, उनके पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका सिलेक्शन हो चुका है। मैं ऐसे लिखूँगी, अच्छी भाषा लिखूँगी। तो कहते हैं कि हमने साहित्यिक जो वे है या बोलोगे लिटरेरी वे जो है उसका प्रयोग किया अपने इतिहास को लिखने का और उसके साथ-साथ में हमने राजनीति बना दी, ठीक है? तो ये काम किया। तो आप कहते हो कि अपने इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले हमने इतिहास को विभाजित किया 3 भागों में। हमने बोला हमारे पास में सबसे पहले आएगी प्री हिस्ट्री यानी कि प्राग इतिहास, उसके बाद में आएगी हमारे पास में प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आदि इतिहास एंड देन हमारे पास में आएगी हिस्ट्री यानी कि इतिहास। ठीक है? समझ में आया?
वो भी बताऊँगी अंकुश, डोंट वरी, करंट और स्टैटिक भी बताऊँगी, डोंट वरी, ठीक है? अब क्या था कि मैम कैसे आपने डिवाइड, आपकी मजाल कैसे हुई प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री में डिवाइड करने की? तो मैंने बोला मेरी मजाल हुई, क्योंकि जब मैंने प्री हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखना चाहा तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैं क्या लिखूँ? तो कहते हैं कि उसमें हमारे पास में कोई भी साक्ष्य अवेलेबल नहीं थे। तो कहते हैं जब साक्ष्य अवेलेबल नहीं थे तो कैसे कह सकते हो कि ये घटना हुई थी? तो मैंने कहा कि भई हमारे जो मम्मी-पापा आए थे वो बंदर थे। अब वो बंदर आ गए थे, वर्तमान में विज़िबल है हमारे पापा-मम्मी, मतलब उनके मम्मी-पापा ऐसे थे। तो हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने कुछ ना कुछ तो कर्मकांड किए थे जिनका रिज़ल्ट हमें अभी देखने को मिल रहा है, हम सब देखने को मिल रहे हैं। तो अब कह देते हैं कि जो स्टोन एज थी वो आपकी प्री हिस्ट्री का क्या थी? पार्ट थी। ठीक है? मैं तेज बताऊँ तो रोक देना मुझे बच्चा, मैं फ्लो में बह जाती हूँ, ठीक है? फिर अगर मैं बोलूँगी कि मैंने प्रोटो हिस्ट्री को कैसे बाइफरकेट किया, तो मैंने बोला कि प्रोटो हिस्ट्री वो वाली हिस्ट्री है जिसके पास में हमारे पास में रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे। मतलब उनका मन किया आज आज ऐसा करते हैं। एक लड़का था आदि मानव वाला, उसने अपनी लड़की को लाइन मारना चाहता था, तो उसके लिए उसने क्या किया कि अपने दोस्त को बताया कि देखो ये तुम्हारी भाभी है। तो उसने एक ऐसे-ऐसे चेहरा बनाया, ठीक है? उस वक़्त तो बाल ज़्यादा होते नहीं थे, तो ऐसे-ऐसे करके बाल बना दिए और ऐसे-ऐसे करके लड़की बना दी, ऐसे करके उसके हाथ बना दिए और पत्ते लटका दिए। उसने बोला ये कौन है? कहते ये तुम्हारी भाभी है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि उस वक़्त में बोल करके, लिख करके स्क्रिप्ट का, लिपि का ज्ञान नहीं था हमारे पास में। हमारे पास में किसका ज्ञान था? हमारे पास में चित्र का ज्ञान था। तो कहते हैं कि उन्होंने अपने मन से कोई चित्र बनाए, कहते हैं यही हमारे लिखित सोर्स है, इन्हीं को मानो, यही तुम्हारी भाभी है, यही तुम्हारी भाभी के भैया हैं और ये भाभी के बच्चे हैं तुम्हारे, यानी कि मेरे बच्चे हैं। तो उन्होंने कुछ इस तरीके का किया। अब हम लोग समझ ही नहीं पा रहे भावनाएँ क्या चल रही हैं। फिर भाभी रूठ के चली गई तो दिल तोड़ के हँसती है मेरा, फाइन मेरी याद करेगी, है ना? तो आप कह सकते हो कि हमारे पास में सोर्सेज़ तो अवेलेबल थे, बट उनको पढ़ा नहीं जा सकता था, क्या फ़ायदा हमारा? खैर इसको हमने प्रोटो हिस्ट्री में बोला। इसमें हमने भाग बनाया किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को और वैदिक काल को, ठीक है? इसके सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल भाग थे। बहुत ब्यूटीफुल है। अच्छा बेटा। मैं हो जाएगा बेटा, राधा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन फिर आई हमारे पास में प्रॉपर हिस्ट्री जहाँ पे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, भारतीय संविधान का विकास या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 इससे आगे कोई, यानी कि जब हमारे पास में रिटन रिकॉर्ड्स में अवेलेबल थे तो हमने उसको प्रॉपर हिस्ट्री बोल दिया। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया। कहते हैं कि छठी शताब्दी से लेके बीसी से लेकर के 5वीं सदी बीसी तक का जो भी टाइम पीरियड है वो हमारा कहलाता है कि इसके बाद का टाइम पीरियड हमारी प्रॉपर हिस्ट्री है। तो हमने इस तरीके से हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया। अब क्या हुआ कि जिंगा लाला हू चल रहा था, तो प्री हिस्ट्री आई। अब प्री हिस्ट्री को भी हमने क्या किया, हमने फर्दर डिवाइड किया। हमने बोला कि हमारे पास में पूर्व इतिहास है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड आपका नव पाषाण काल। जब आप पूरा पाषाण काल में आए तो हमने बोला कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पूर्व करीबन 5 लाख से 10,000 ईसी पूर्व तक का जो समय था ना, उसमें हमारे पास में आदि मानव रहते थे। उस काल को हमने पूरा पाषाण काल बोला। उनको समझ में नहीं आता था कि मेरा जन्म ही क्यों हुआ है। मेरे शरीर में कोई कीड़ा काट के जा रहा था तो मछली को उठाकर खा लेते थे। ठीक है, ऐसे वाले मानव रहते थे। फिर आया मध्य पाषाण काल। कहते हैं कि 10,000 से लेके 4,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड था उसमें मध्य काल के मानव थे। फिर नव पाषाण काल का आया। उनके जो बाल थे उन्होंने लकड़ी के कंगे बना करके ऐसे-ऐसे करना चालू कर दिया था, दाँत निकाल के बैठ जाते थे। तो ये हमारे नव पाषाण काल वाले युग थे। ठीक है? सो 7,000 से लेके 1,000 बीसी तक का इनका टाइम पीरियड था। आप बोलोगे कि पूरा पाषाण काल जो था, वो 5 लाख से 50,000 बीसी तक, हमने 50,000 बीसी तक पहले डिवाइड किया। इसको भी हमने बोला कि पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, नव पुरा पाषाण काल। तो ये हमारे 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिए। तो ये ईयर्स आपसे नहीं पूछे जाएँगे। इट इज़ जस्ट फॉर द रीज़न कि आप कभी भी कन्फ्यूज़ होते हो तो आप इसको समझ लीजिए। ठीक है? चलिए, आ जाइए। अब बेटा देखो, काल बताते हैं। जैसे मैंने बात करी निम्न पुरा पाषाण काल की, तो इसमें हमारे पास में मानव जो था, उस दिन उसको एक दिन आकर के एक जंगली जानवर परेशान कर रहा था। तो उसने अपने हाथ से क्या कर ली? कुल्हाड़ी बना ली, तक्षणी बना ली, काटने के औज़ार बना लिए। उस वक़्त में पत्थर का उसने प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। फिर मध्य पुरा पाषाण काल आया, तो उसमें उसने काटने वाले औज़ार बना लिए थे, फलन बना लिया था, वेदिनी बना ली थी, कुचनी बना ली थी। जब उच्च पुरा पाषाण काल आया, तो उसने तक्षणी का और कुचनी का निर्माण कर लिया था। रुक गई बेटा, मुझे रोक देना बीच में, रुक गई। साँस ले लो, ठीक है? ठीक है, एक्सेलरेशन कम रखती हूँ अपना। मुझे रोक देना बीच में, प्यारे भाइयों-बहनों। 2 सब टॉपिक है हमारे, 17 मिनट हो चुके हैं। अरे बेटा रेस्ट तो हो गया, मेरी 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, सवा 7 बजे, साढ़े 7 बजे, सवा 9 बजे और 10 बजे, बस यही क्लासेस हैं। ठीक है? बेटा खुरचनी क्या होती है? दिखाऊँगी आगे, दिखाऊँगी, डोंट वरी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फिर अब ये बोला गया कि निम्न पूरा पाषाण इंडिया में था, अफ्रीका में था, हर जगह में था, बट इंडिया में कहाँ-कहाँ पे था? या पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान हमारा उस वक़्त में साथ में था। तो हमने बोला कि निम्न पूरा पाषाण के हमें कुछ केंद्र मिले। जैसे दिशाएँ बता देती हूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में एक जगह मिली जिसका नाम था सोहन। कहते हैं ये पाकिस्तान की सोहन नदी के किनारे पाया गया पूरा पाषाण केंद्र था। ठीक है? भीमबेटका की गुफा, अगर आप मध्य प्रदेश में जाओगे, बेलन घाटी अगर आप जाओगे कहाँ पे उत्तर प्रदेश में, तो आपको ये मिलेंगे निम्न पाषाण काल के केंद्र। अगर आप मध्य पाषाण काल के केंद्र की बात करोगे तो बेतवा की घाटी है, सोन की घाटी है, कृष्णा घाटी है, बेलन घाटी है, नेवासा महाराष्ट्र में है। ये कुछ स्थान है जहाँ पे हमें साक्ष्य मिले हैं कि कभी एक टाइम पीरियड था जब यहाँ पे मध्य पाषाण काल के लोग जो थे वो निवास करते थे। ठीक है? अरे बेटा आप बस औज़ार बोल लो। ठीक है? आप समझ लीजिए कि ये औज़ार हैं। क्या खोया कहाँ पे है? ठीक है? देन अगर आप उच्च पुरापाषाण काल की बात करोगे तो बेलन घाटी, रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश में जाओगे, यहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे हमारे पास में पूर्व पुरापाषाण काल के लोग जो थे, उनके निवास के साक्ष्य मिले हैं। बैक स्लाइड कर दी मैंने बेटा। खोया क्या है? खोया वही है जो खो गया। बात सही कह रहे हो मुकुंद, ठीक है? ये देखो हँसना-हँसना नहीं है ज़्यादा। कहाँ लिखा है खोया? ठीक है? आइए, आइए। देन अगर मैं पूर्व केंद्र की या पूर्व लाइक उच्च पुरापाषाण काल की बात करती हूँ, तो आप जाइए सोन घाटी में जो कि मध्य प्रदेश में है, सिंहभूम झारखंड में जाइए, यहाँ पे भी हमें सेंटर्स मिले हैं जहाँ पे आपको इसके साक्ष्य मिल जाएँगे। ठीक है? मिठाई वाला खोया। चलो मैं प्राइवेट कर दे रही हूँ बेटा। ठीक है शिल्पा, गुड आफ्टरनून। देन देखो बेटा ये हैं, देखो ये 2 बच्चे मतलब ये पुराने आदिमानव टाइप के लोग हैं, इनको आप देख लीजिए, पहचान जाइए।
ठीक है? मिल करके अपने जो औज़ार हैं उनका निर्माण कर रहे हैं ये लोग, ठीक है? चलिए, डन। अब बात करते हैं किसकी पाषाण काल की प्रॉपर तरीके से, जैसे हम लोग ने बोला ओल्ड स्टोन एज, ये मैं हूँ पुराने टाइम में। हाँ बेटा, शर्मी, ठीक है? ये असली थे बेटा दीपक, ठीक है? तो अगर मैं पाषाण काल की बात करूँ तो आप सबसे पहले बोलोगे कि पूर्व या पैलियोलिथिक एज जो थी, इसकी जो डिस्कवरी थी, इसका जो अध्ययन था दैट वाज़ डन बाय ब्रूस फूट। आपको बता दूँ कि रॉबर्ट ब्रूस फूट ने इनका क्या किया था बेटा अध्ययन प्रारंभ किया था। इन्होंने बताया कि पैलियोलिथिक एज में रहने वाले जो लोग थे, वो लोग ज़्यादातर निवास करते थे कहाँ पे आपके वनों में, वो वनों में रहते थे। उसके बाद में उन्होंने बताया कि इनका जो बेसिक प्रोफेशन था कि जिस तरीके से आज आप लोग पढ़ाई करते हो, आप पीओ बनना चाहते हो, आप आईएएस बनना चाहते हो, पीसीएस बनना चाहते हो, इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, इनकम टैक्स टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, तो ये लोग का कोई ज़्यादा बड़े-बड़े सपने नहीं थे, इनके सपने थे, एक दिन मैं जाऊँगा, अपने पीछे अपनी डुगडुगी लेके जाऊँगा और वहाँ पे जाकर के मैं शिकार करूँगा। ठीक है? सो इन्होंने शिकार करना अपना मुख्य व्यवसाय बना के रखा था। खाद्य को क्योंकि इनको बहुत परेशानी होती थी बेटा, शरीर पे कपड़े नहीं होते थे, जानवर इनको परेशान करते रहते थे, तो इन्होंने बोला कि मैं क्या करूँगा, मैं फूड को संग्रहित करूँगा, फूड गैदरिंग करूँगा। जैसे आजकल आप लोग देखते होंगे कि लाइक जो बियर होता है वो हाइबरनेशन पे जाता है, शीत निद्रा पे जाता है, ठीक उसी तरीके से ये लोग भी काम करते थे, गुफाएँ बनाते थे, उन गुफाओं में रहते थे एंड ये सारे काम करते थे। ठीक है? ओके, सो बेटा देखो अगर आप ह्यूमन डिस्कवरी देखोगे ना एक सब सब्जेक्ट है इसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। अभी आप लोग क्योंकि कितने लोगों में से यहाँ पे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है? सबने ऑलमोस्ट कर लिया होगा ना? जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है, अगर आप कभी भी सोचते हो कि आपको ग्रेजुएशन करना है, बेटा जस्ट गो अहेड विद एंथ्रोपोलॉजी। इतने प्यारे सब्जेक्ट हैं, पीजी इन हिस्ट्री वाओ राहुल! इतने प्यारे सब्जेक्ट हैं, आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़िए। कमल आप सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो आप उसको करिए, आपको पता चलेगा। खैर इन्होंने कुछ टूल्स बनाए थे, जैसे आपने बोला एक्स, कुल्हाड़ी, विदर्नी, क्लीवर एंड उसके बाद में आप बोलोगे चॉपर यानी कि खंडक, ठीक है? लास्ट एग्ज़ाम चल रहा है, अच्छा। अब मुख्य तथ्य बता देती हूँ इसके। सबसे पहली बात, कृषि इनके टाइम पीरियड में नहीं होती थी। लाइक अगर आप पैलियोलिथिक एज की बात करोगे तो दे लाइक वर नॉट अवेयर विद द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, तो कृषि से संबंधित नहीं थे। आग का विकास हाँ, इन्होंने कर लिया था। अपने दोस्त को पत्थर मार रहे थे, एक्चुअली में मार रहे थे भाभी को, लग गया दोस्त के सर पे। दोस्त के सर पे टकराया तो दोस्त को गुस्सा, उसने उठाकर पटक दिया। चिंगारी जब भड़की, कोई शोला आग लगाए, ऐसे वाला इवेंट हो गया। तो आप बोलोगे कि आकाश आविष्कार हो चुका था। ठीक है, वेरी गुड। स्थायी आवास इन्होंने अभी तक अपना नहीं बनाया था। बर्तन भी नहीं थे इनके पास में, बेचारे पत्तों पे खाना खाते थे। पशुपालन भी इन्होंने नहीं करना प्रारंभ किया था, कपड़े नहीं पहनते थे, नंगे घूमते थे। शैली क्या थी बेटा, जीवन शैली? आप बोलोगे कि बड़े-बड़े जानवरों का शिकार करते थे, भोजन को संग्रह करते थे, दैट्स इट इनके काम होते थे। ठीक है। देन बात करेंगे मेसोलिथिक एज की यानी कि मध्य पाषाण काल की बात करेंगे। सो इसकी जो अध्ययन थी या इसकी जो स्टडी थी वो सीएन क्लेयल ने किया था, उनके द्वारा किया गया था अध्ययन। इनकी विशेषताएँ थी ये कि लाइक आप बोलोगे ना बहुत परेशान हो चुके थे। कोई भी आता था जानवर इधर से आता था, उधर से आता था, ठुमका मार के चला जाता था। तो इन्होंने बोला ऐसे नहीं चलेगा काम, हमें शिकार करना पड़ेगा। तो इन्होंने शिकार करना स्टार्ट कर दिया था बट इनके शिकार करने के तरीके में बदलाव आ चुका था। इन्होंने फूड को फिर से संग्रह किया। आप बता दूँ कि लाइक इन्होंने पशुपालन का भी कुछ आप बोलोगे विटनेसेस जो है वो इनके टाइम पीरियड से देखने को मिल गए थे। कि बार-बार जब पशु को पालने लगे, कुछ पशु जो थे इनके लाइक बटरिंग करने लगे, डॉग बन गए, कहते हैं, "हम तो सर आपके हिसाब से करेंगे सारे काम।" तो मैंने कहा, "ठीक है, चलो हमारे बन जाओ पालतू।" तो इन्होंने उनको पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया। इस वक़्त की जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण खोज थी, वो ये थी कि इन्होंने खाना बनाने की कला सीख ली थी। ठीक है? हाँ, धीरज, गुड इवनिंग। राहुल एंड में सबके डाउट एंड में पूछे जाएँगे, सबके डाउट एंड में लिए जाएँगे। अभी अगर मैं इंटरप्ट होंगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि आज आग खोज चुके थे रुक्मणी, इसलिए इन्होंने खाना बनाना प्रारंभ कर दिया था। ओके कोमल। देन बेटा अब देखिए, सो आप बोलोगे एग्रीकल्चरल जो था या आप बोलोगे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की इनिशिएशन जो हुआ था वो आपके मेसोलिथिक पीरियड से हुआ था पहली चीज़। आग का आविष्कार यहीं पे हो चुका था। बर्तन जो थे इनको बर्तन मिलने लगे थे। इनफैक्ट अगर आप चौपानी मांडो नाम की एक जगह है, अगर आप इलाहाबाद में जाओगे तो यहाँ से आप बता दूँ कि विश्व के मिट्टी के बर्तन के जो पहले साक्ष्य हैं वो यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ हाउस की तो इन्होंने अभी भी आप बोलोगे आवाज़ जो था अपना स्थायी नहीं किया था। अभी भी ये जो मानव था वो आखेटक था यानी कि शिकारी का काम करता था, पशुओं को पालने लगा था। अगर आप बागौर और इलाहाबाद जाओगे चौपानी मांडो में तो वहाँ पे आपको इनकी आवाज़ के साक्ष्य जो है वो मिलेंगे। पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से आप बोलोगे कि इन्होंने एग्रीकल्चरल इवेंट्स में एक्टिविटीज़ में उसका प्रयोग नहीं किया था। जैसे अगर आप जाते हो कहाँ पे आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, राजस्थान के बागौर में जाते हो तो वहाँ पे पशुपालन के बहुत ज़्यादा एंशिएंट साक्ष्य जो है, विटनेसेस जो है वो आपको मिलते हैं। हाँ, बेटा पैलियोलिथिक में ही खोज ली गई थी। आग इसमें पैलियोलिथिक में ही खोज ली गई थी। मैंने ये बोला कि आग आविष्कार हो चुका था, ठीक है? इस टाइम पीरियड तक आग का आविष्कार हो चुका था, ठीक है? यानी कि आप आगे बढ़ जाओगे। देन बात करेंगे नियोलिथिक पीरियड की। आपको बता दूँ कि एचसी मैथ्यूर आपको बता दूँ कि ये व्यक्ति थे जिन्होंने इस नियोलिथिक एज की डिस्कवरी या स्टडी की थी एंड कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। पशुपालन बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो चुका था। इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट कर दिए थे, मीन्स दे स्टार्टेड लिविंग आप बोलोगे कि स्थायी निवास बनाकर के इन्होंने रहना प्रारंभ कर दिया था। और इनकी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खोज थी, वो ये थी कि हमने कृषि में अपने हाथ जमा लिए थे। हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप से अवेयर हो चुके थे एंड इन्होंने पहिए का आविष्कार कर लिया था, व्हील बना लिया था इन्होंने। तो पहिए का आविष्कार आपसे पूछा जाता है कब बना था? तो यही बन गया था। ठीक है? देन अब यहाँ पे कुछ आपके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए मेहरगढ़, मेहरगढ़ बेटा आपको पाकिस्तान में मिलेगा। यहाँ पे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है? अगर आप बागौर जाओगे आदमगढ़, तो बागौर जो है वो राजस्थान में, आदमगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में, यहाँ पे आप लोगों को पशुपालन के पहले साक्ष्य मिले हैं। अगर आप कश्मीर के बुर्ज होम में जाते हो, तो यहाँ पे आपको गुफाओं में बने हुए मकान मिलेंगे, गर्त निवास मिलेंगे कि ये केव्स में रहते थे, अपनी आवाज़ बनाते थे उनको। एंड कोल्डी हवा, यहाँ से आपको चावल के पहले साक्ष्य मिले हैं, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है। अगर आप अतरंजी खेड़ा जाओगे, तो अतरंजी खेड़ा में भी आप लोगों को कपड़े की छपाई के अवशेष मिले हैं। अगर आप नेवासा महाराष्ट्र में जाओगे, तो वहाँ पे भी सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। और अगर आप जाखिड़ जाओगे, तो यहाँ पे लोहे की हँसिया मिली है आपको एंड आपको तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं। ठीक है? बिल्कुल बेटा, नियोलिथिक बेटा, अनामिका, ठीक है? सो अगर आप बेटा राजस्थान में है, ज्योति इन राजस्थान, जो हिंदी में नहीं लिखा है वो कुछ चीज़ें इंग्लिश में इनबिल्ट हैं, आप प्लीज़ रीड आउट कर लीजिएगा दोनों को, ठीक है? समझ में आया? आया कि नहीं आया? अभी प्री में ही हो? येस राहुल, यू नीड टू, यू हैव टू, ठीक है?
देन अब देखिए जैसे आपसे बोलते हैं कि मैम ये कुछ फैक्ट नहीं, क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस सूट जो है उन्हीं को पाषाणकालीन अनुसंधान करने का श्रेय जाता है। इन्होंने रिसर्च करी थी आपके एंशिएंट टाइम पीरियड में, आपके स्टोन एज में। 1867 में एचडी संकालिया हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा पाषाणकालीन रिसर्चेस की हैं। एंड अगर मैं कश्मीर के पहलगाम की बात करूं तो एक हस्त कुठारी यानी कि जो आपकी हाथ से यूज होने वाला आप बोलोगे कि एक्स है या कुल्हाड़ी है, उसका भी जो डिस्कवरी है वो इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई थी। ठीक है, चलिए बेटा ताम्र पाषाण काल वो है अलग, वो आपका आगे का आएगा। ठीक है धीरज, उसके बारे में बताऊंगी। देन अब बात करते हैं किसकी, आपकी ये सब हो गया प्री हिस्ट्री का। एंड ये सारी चीजें जो है आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने की जरूरत है, बट हाँ ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। बट हाँ आफ्टर दिस लाइक मानव डेवलप हो चुका था, हमारे पास में सिविलाइजेशन का जन्म हुआ जिसको हमने बोला हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब इसके पीछे की कहानी है, हुआ क्या कि टाइम पीरियड चल रहा था 1921 का। एंड 1921 और 1922 के दौरान में हमारे दो दोस्त थे, एक का नाम था दयाराम सानी, दया राम सहानी, और एक का नाम था राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी। तो दोनों लोग, दोनों भाई या दोनों दोस्त जो थे मिलकर के कर रहे थे चलो हम पीएचडी पीएचडी खेलते हैं। तो पीएचडी खेल रहे थे ये लोग। तो उसमें इन लोगों को एक टॉपिक मिला कि आपको क्या करना है, भगवान गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध के जीवन की जो आपकी अस्थियां हैं, जो उनकी एशेज हैं, उनको आपको क्या करना है, आपको प्राप्त करना है। तो ये दोनों वो काम कर रहे थे। प्राप्त करते 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 ये लोग पहुंचे कहाँ पे बेटा, आपका लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान पहुंचे, या आप बोलोगे भारत, उस वक्त पाकिस्तान तो था नहीं, भारत और पाकिस्तान साथ में ही था। तो ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में पहुंचे। जब ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में पहुंचे तो वहां पे इन लोगों को क्या मिला, इन लोगों को मिल गई एक ऐसी सभ्यता जहां पे इन्होंने देखा कि यार खोदते चले जा रहे हैं, खोदते चले जा रहे हैं, खोदते चले जा रहे हैं, लोग मिलते चले जा रहे हैं, जमीनें मकान बने हुए मिलते चले जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला मिरेकल मिरेकल, करने बैठे थे बुद्ध की अस्थियों की डिस्कवरी, इनके स्तूपों को डिस्कवर कर रहे थे, बट मिल गई थी इनको एक सभ्यता। अब ये जो सभ्यता थी, हालांकि अगर आप देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे स्लाइड ले रही हूँ, बता रही हूँ बेटा देखिए। अगर ये हमारा इंडिया है हम इसको मान लेते हैं, तो अगर यहाँ पे हमारी इंडस रिवर है जो इस तरीके से जाती है, यहाँ पे है अरब सागर, ठीक है, यहाँ पे है आपका बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है इंडियन ओशन, ठीक है, और ये है आपका भारत का नॉर्थ वेस्ट, जो कि इस साइड में आपका पाकिस्तान इस वक्त में बन जाता है, और यहाँ पे पड़ जाता है प्रॉपर आपका इंडिया। तो इंडस रिवर जाती है। तो कहते हैं कि सिंधु रिवर जो थी, इंडस रिवर जो थी, उसकी अपनी कुछ ट्राइब्यूटरीज थी जिनको आप लोग जानते हो इस नाम से कि मैम झेलम है, मैम हमारे पास में चिनाब है, मैम हमारे पास में रावी है, मैम हमारे पास में ब्यास है, एंड मैम हमारे पास में सतलज है। ठीक है, इसके अलावा एक और रिवर थी जिसको हम लोग जानते हैं सरस्वती रिवर के नाम से, सरस्वती। ठीक है, तो कहते हैं कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्योंकि पहला खोजा गया शहर जो था वो था हड़प्पा, इसलिए इसको हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम दिया। क्योंकि इस नदी के पास में यानी कि इंडस रिवर के पास में आपकी सारे लोग जो थे, सभ्यता जो थी उसको प्राप्त किया गया था। देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, मैं अपना घर वहां पे बनाना चाहूंगी जहां पे मेरे पास में लाइक बोलोगे कि नदी होगी या पानी का सोर्स होगा, जहां पे खाने का खेती होगी, मैं वहां पे अपना घर बनाऊंगी जहां पे मैं सुविधाएं देखूंगी। तो नदी के आसपास में ही आप खेत बनाते हो, ऐसा थोड़ी कि आप कहीं मीलो जाओगे पानी ले लेकर के अपनी खेती करोगे, खेती के साक्ष्य हमने कर लिए थे डिस्कवरी। तो इसीलिए सिंधु, इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया क्योंकि सिंधु नदी के आसपास में बहुत सारे लोगों का बसावट देखी गई। दूसरी चीज, इसको सप्त सिंधु प्रदेश भी बोला गया। सिंधु की अपनी जो 5 ट्राइब्यूटरीज थी और जो सरस्वती थी, तो इसकी वजह से यहाँ पे 7 रिवर्स बन रही थी, इसलिए हमने इसको सप्त सिंधु प्रदेश का नाम भी दिया। सिंधु नदी के अलावा सप्त सिंधु प्रदेश के अलावा हमने इसको एक और नाम दिया, हमने इसको बोला कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि पहली बार कांसा जो था वो इसी आपकी सभ्यता के दौरान या इसी सभ्यता के नागरिकों ने बनाया था, तो हमने इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोला। हमने इसको पहली नगरीय सभ्यता बोला क्योंकि नगरों का विकास बहुत ढंग तरीके से हो चुका था, और हमने इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी नाम दिया। तो आप अल्टीमेटली अगर इसके नाम देखने की ख्वाहिश करोगे तो आप बोलोगे कि मैम पहला तो हमारा नाम हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, तो आपने लिखा सिंधु घाटी सभ्यता। फिर आपने बोला मैम सप्त सिंधु प्रदेश है, क्या बोला आपने, सप्त सिंधु सभ्यता। ठीक है, फिर आपने बोला सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, फिर आपने इसको नाम दिया क्या, नगरीय या प्रथम पहली नगरीय सभ्यता, पहली नगरीय सभ्यता। फिर आपने इसका नाम क्या दिया, आपने बोला मैम कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, और इसके अलावा आपने एक और नाम दिया, आपने बोला इसको दिल बोले हड़प्पा, तो आपने इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी नाम दिया। ठीक है, हाँ बेटा आप बोलोगे निकल में टिन को मिला करके बनाते हैं, ठीक है, या टिन में आपका मिला करके बनाते हैं कॉपर को। ठीक है, सारे नाम एक ही प्रदेश के हैं, ये सबके नाम एक ही प्रदेश के इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है। अब बात ये हुई कि इसके इतने सारे नेम है तो इसका एक्सप्रेशन कहाँ-कहाँ तक है। तो कहते हैं कि बहुत सारे राइटर्स आए, बहुत सारे विदेशी। अच्छा एक बात बताओ, मेरी क्लास में कॉपर प्लस को मिला के ब्रोंज बनाया, मेरी क्लास में आप बहुत सारे बच्चे हो। आप में से कुछ एस्पिरेंट होंगे, वो कहेंगे यार मैम बहुत तेज पढ़ाती है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा, आई डोंट लाइक द वे शी टीच। कुछ बच्चे होंगे यार एग्जांपल बहुत मस्त-मस्त देती है, मुझे बड़ी अच्छी लगी। फिर तीसरे आएंगे, वो कहेंगे इंग्लिश ज़्यादा पोंकती है बीच में, मुझे नहीं अच्छी लगी, मुझे तो हिंदी में सुनना है। ठीक है, तो हर एक बच्चे की अपनी ओपिनियन होती है। आगे चल करके जब मैं आगे बढ़ जाऊँगी और आप लोग आगे बढ़ जाओगे, तो हो सकता है कि आप लोग अपनी-अपनी किताबें लिखो। तो आप लोग बोलो कि एक हमारे समय में कुसुम मैडम हुआ करती थी, वो बहुत प्यारी, बहुत अच्छी हुआ करती थी, बहुत अच्छे-अच्छे एग्जांपल देती थी, मुझे एग्जांपल का पार्ट हमेशा बनाती थी। और कुछ बच्चे होंगे मेरे को तो ये वाली मैडम पसंद थी, ये वाली मैडम बिल्कुल नहीं पसंद थी, बहुत जल्दी-जल्दी बोलती थी, इंग्लिश बोलती थी, फलाना दिमाग करती थी, गंदे-गंदे एग्जांपल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। आप जब कभी भी इतिहास पढ़ते हो तो बेटा इतिहास इतिहास एक्यूरेट नहीं है। अगर आप आज भी अपने समय में देख रहे होगे तो इस वक्त में भी कई ऐसे ऐसे लोग होंगे जो कि मोदी गवर्नमेंट को अच्छा मान रहे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो मोदी गवर्नमेंट को अच्छा नहीं मान रहे होंगे। तो हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि जो भी इतिहास हमें बताया जाता है वो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है। ये सारी चीजें कई हद तक या काफी हद तक आपकी थॉट प्रोसेस, आपके ओपिनियन के आधार पे बनाई गई हैं। तो आप जिस भी राइटर को आप उसको समझते हो उसके आधार पे आप हिस्ट्री को भी समझते हो। तो ये एक बेसिक अंतर है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बात कर रहे हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन को बनाते-बनाते कई लोगों ने ऐसा बोला, कई लोगों ने कहा क्या कहा कि यार ये तो सभ्यता आपकी करीबन मैं बताऊँ 3250 से लेके 2500 के बीच में है। मेरे हिसाब से तो ये मान्यता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 2500 से लेकर के 1700 तक के बीच में है। कुछ लोग कहते हैं नहीं 1500 से 1700 के बीच में है।
ठीक है? या 1700 से 1500 के बीच में। तो सबकी अपनी अलग-अलग डेट आ रही थी। जब सबकी डेट्स अलग-अलग आ रही थी, तो हम लोगों को ये हो गया, यार तुम तिथि पे ही अगर आप सिमिलर नहीं हो, एकमत नहीं हो, तो आपने जो चीज़ें, जो फैक्ट्स हमें प्रोवाइड करे इन द बुक्स ऑफ योर हिस्ट्री बुक्स, तो वो कहाँ से बिल्कुल सही होंगे, एक्यूरेट होंगे। तब हमने कार्बन 14 डेटिंग करी, हमने C14 डेटिंग करी। C14 डेटिंग के माध्यम से हम जनरली आपकी जो इतिहास में जो हमारे पास जो भी साक्ष्य होते हैं ना, उन साक्ष्य की कब से या कितने पुराने उसका निर्धारण कर लेते हैं। तो हमने ये किया। हमने उस अनुमान में बताया कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो 2500 से लेके 1750 बीसी के दौरान की है। ठीक है? अब ये हुआ कि ये जो है वो कहाँ पे है? तो कहते हैं कि जॉन मार्शल जो थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि ये 2500 से लेकर के 1750 बीसी का इसका टाइम पीरियड है। हमने जब इसका एक्सपेंशन देखा, तो सबसे ज़्यादा उत्तर में इसका जो एक्सपेंशन था वो मिला मांडा, जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में आपको दायमाबाद में, महाराष्ट्र में मिला। पूर्व में आपको हिंडन नदी के तट पे आपका आलमगीर उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे मिला, नियर मेरठ। एंड अगर आप बात करते हो भारत और पाकिस्तान, उस वक़्त में भारत भी था, तो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर में आपकी एक जगह है जिसका नाम है सुतकांगेडोर। वहाँ तक कहते हैं कि इस पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन है। राहुल, ऐसा अज़्यूम किया जाता है काइंड ऑफ। ठीक है चिंटू, ठीक, चलिए। मांडा, दायमाबाद, हिंडन, आलमगीरपुर एंड आप बोल सकते हो कि आपका दायमाबाद, ठीक है? देन अब क्या था कि एक्सपेंशन जो था वो सिर्फ एक देश में ना होकर के कई देशों में था। आज आपको आज भी नहीं पता कि हो सकता है कि ये आपकी और कहाँ तक एक्सपेंड कर जाए। क्योंकि सिविलाइजेशंस हैं, सभ्यता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं पहाड़ों पे जाकर के निवास करूँगा, कई कहते हैं नहीं मैं तो भीड़ में रहूँगा। हर एक इंसान का अपना-अपना अलग-अलग सोचने का तरीका होता है ना, कि उसी वक़्त इस वक़्त में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको गोवा के बीचेस पसंद है, कुछ बच्चों को हिमालय के पहाड़ पसंद है। तो उस वक़्त के लोगों का भी अपना कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस हुआ करता होगा। तो हम कहते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आपकी जो लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका विस्तार है। अगर आप इंडिया की बात करोगे, अफगानिस्तान की बात करोगे, तो मुंडी घाट, शर्तुगोई नाम की आपकी साइट्स मिली हैं हमें। पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में साइट्स मिली हैं। भारत में अगर आप जम्मू में जाओगे तो मांडा नाम की एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट मिली है। पंजाब में रोपड़ में मिली है, हरियाणा में बनवाली राखीगढ़ी मिली है, राजस्थान में कालीबंगा मिली है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर मिली है। बेटा वही है, देखो, सुनो, अगर इंडिया यहाँ पे है तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान एंड यहाँ पे है आपका ईरान। अफगानिस्तान से जस्ट सटा हुआ है ईरान। तो ईरान तक भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा दीपक। आपने पढ़ा है, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है, आप बिल्कुल एक्यूरेट हो सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोग बात भी करते हो कि मैम जो हमें साइट्स अफगानिस्तान में मिली, तो हो सकता है कि उनका जो बॉर्डर है वो ईरान से टच करता हो। No, Komal. I don't think so कि this class will be like finished within 1 hour. It will take around 2 hour or you can say पौने 2 hour, पौने 2 hour ये भी कर सकते हो। बैक स्लाइड, ठीक है? चलो, हिंड नदी, ठीक है? आगे बढ़ूँ? आ जी बेटा। 1:37 हो रहा है करीबन, ये आपकी 1:30 तक चलेगी, 1 से 2 ढाई तक चलेगी, ठीक है? चलिए। देन बेटा अब क्या हुआ? गुजरात में जाओगे तो धोलावीरा और लोथल आपकी साइट मिलेगी, महाराष्ट्र में जाओगे दायमाबाद मिलेगी। कहते हैं कि भारत में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये आपको ट्रायंगुलर शेप की मिलती है, ठीक है? और ट्रायंगुलर शेप की इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया है, उसका असम्पशन लगाया जाता है करीबन 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। और ये एरिया अभी भी बढ़ रहा है विद दी लाइक रिसर्च, विद दी आप बोलोगे एक्सकवेशंस। जितने ज्यादा हम उत्खनन करते चले जा रहे हैं, उतना ही ज्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ में इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जिसमें आपकी द मम्मी और पापा आते हैं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये उस वक्त की कंटेम्पररी है, समकालीन है। मतलब एक मोहल्ला ये हुआ करता था इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, एक मोहल्ला इजिप्ट में हुआ करता था और एक मोहल्ला आपका ईरान के पास में हुआ रहता था। तो इस तरीके से हमारे पास में आपकी तीन सिविलाइजेशन थी। सो आप बोल सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, ये 20 गुना बड़ी थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन से, और ये 12 गुना बड़ी थी किसकी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। ये लोग सब लोग आपस में ट्रेड करते थे। छिटू, ठीक है? देन अब क्या है, मैम 1500 से ज़्यादा साइट्स हमने डिस्कवर कर ली हैं। तो भई आप 1500 के नाम याद कर पाओगे? नहीं मैम, नहीं कर पाएँगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ-साथ में जो इतिहासकार थे उनको भी समझ में आया। तो उन्होंने बोला कि नहीं भई हमसे ना हो पाएगा। तो एक काम करते हैं, हम कुछ आपके जो बड़े नगर हैं उनको ही याद कर लेते हैं। तो कुछ आपके 7 शहर हैं या 7 साइट्स हैं जिनको हमने नगर कंसीडर किया है, उनके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आती है हमारे पास में हड़प्पा। तो कहते हैं कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन जिसके नाम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम रख दिया गया था, ये पहली ढूँढी गई आपकी साइट थी। पाकिस्तान के शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट में, ये आपकी पंजाब राज्य में या पंजाब स्टेट में है। पंजाब प्रोविंस आप बोलोगे ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आज भी प्रांतों का यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ स्टेट, एंड इंडिया में हम लोग स्टेट बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। वहाँ पे प्रांत बोलते हैं, प्रोविंसेस बोलते हैं। ठीक है? तो रावी नदी के आपके बाएँ तट पे मिली थी, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है? देन आपको बता दूँ कि ये दूसरी सबसे बड़ी साइट मानी जाती है, बट डेटा अभी आपका चेंज होता चला जा रहा है विद द ग्रोथ ऑफ द एक्सकवेशन। देन हमारे पास में आती है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो आपकी सिंध स्टेट में, आप बोलोगे सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में मिली है। ये आपको इंडस रिवर के राइट हैंड साइड में मिली है देखने को। कहते हैं कि इसको राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में डिस्कवर किया गया था। माउंट डुमरी में। एग्ज़ैक्टली। चलिए, बिल्कुल। चलो, देन आती है हमारे पास में राखी गढ़ी। कहते हैं कि जब राखी गढ़ी की बात करी जाती है, तो राखी गढ़ी इज़ कंसीडर्ड एज़ अ लॉन्ग, आप बोलोगे लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। राखी गढ़ी एरिया के हिसाब से, एरिया के आधार पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है, सबसे बड़ा नगर है। आपको बता दूं कि बेसिकली हम लोग अभी आपका मोहनजोदाड़ो में थे, तो मोहनजोदाड़ो ये आपको कंपैरिजन के लिए बताया गया बेटा, ठीक है? मोहनजोदाड़ो जो है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली थी। रीजन, जब आपका कभी भी आप ट्रेड कर रहे होते हो, तो कहते हैं कि हम लोग पानी के माध्यम से ट्रेड करते थे। किससे? इजिप्शियन सिविलाइजेशन से और आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। इसीलिए हमने आपका जो पोर्ट सिटीज थी, क्योंकि आप बात करोगे तो वो जरूरी थी, तो हम लोग बोलते हैं मोहनजोदाड़ो, लोथल, ये आपकी पोर्ट नगर थे या पोर्ट साइट्स थी। दूसरी चीज़, इसको मृतकों का टीला बोला गया, इसको सिंधु का बाग बोला गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। बिल्कुल, बहुत बड़ा टीला मिला था बेटा। देन आपको बता दूँ, हमारे पास में एक और डिस्ट्रिक्ट थी, इसका नाम था चंदूदड़ो। चंदूदड़ो जो है ये नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के सिंध राज्य में, या सिंध प्रांत में, वहाँ से मिली है। सिंधु नदी के बाएँ तट पे है। अगर सिंधु नदी इस तरीके से गई थी, तो ये दायाँ तट था और ये बायाँ तट था। इसको डिस्कवर किया गया था एनजी मजूमदार के द्वारा 1931 में। ठीक है? येस, R37 वाज़ अ सिमेट्री। ये आपकी सिमेट्री थी जो बेटा आपकी डिस्कवर करी गई थी।
ठीक है? देन अगर मैं बात करती हूँ कालीबंगा की, तो कहते हैं कालीबंगा आपको राजस्थान जो राज्य है स्टेट इंडिया में उसके हनुमानगढ़ जिले में प्राप्त हुई है एंड घग्गर नदी के तट पर अमलानंद घोष के द्वारा इसको 1951 में डिस्कवर किया गया। 1921, 22, 31 और 51 सीक्वेंस में है, इस तरीके से ही आप याद करिएगा। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। बेटा R37 वाज़ अ सिमेट्री, आप बोलोगे एक कब्र थी, ठीक है? सिमेट्री, ठीक है ना अमिका? चलिए। देन हमारे पास में लोथल आई। लोथल जो है वो भारत के गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है एंड ये भोगवा नदी के तट पे है और इसको डिस्कवर किया गया था एसआर राव के द्वारा। इसमें आज भी डिस्कवरीज चल रही हैं तो करीबन 1955 और 1962। देखो एक सिंपल सी चीज है, शहर आपने डिस्कवर कर दिया, एक बात बताओ, नाम भी आपने दे दिया, शहर भी आपने डिस्कवर कर लिया, बट अगर हम लोग कुछ रीसेंट रिसर्चेस प्राप्त करते हैं तो वो इंसान या वो इतिहासकार या वो आपका लाइक बच्चा या कैंडिडेट जो कि हिस्ट्री की रिसर्च कर रहा है, तो अगर उसको कोई नए इवेंट्स मिलते हैं तो क्या उसका नाम इतिहास में जोड़ा जाना चाहिए कि नहीं जोड़ा जाना चाहिए? राहुल देखो ऐसा सच में आपको बता दूं कि ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस आपका जो पहला दृश्य था हमारे पास में, उसके आधार पे जो भी चीजें हमें मिली उसके आधार पे हमने इसको बोल दिया कि काले रंग की चूड़ियां बहुत सारी मिल रही थी कालीबंगा में, तो हमने उसका नाम काले रंग की चूड़ियां कर दिया। फिर कालीबंगा कर दिया और उस वक्त मैं आपको बता दूं कि हम लोग लाइक आपका जो स्क्रिप्ट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की उसको भी स्टडी कर रहे थे, तो पता पता चला कि इनकी जो स्क्रिप्ट है वो चित्र लिखी है, यानी कि बुस्ट्रो फ्रेडर्स है, यानी कि हम इसमें चित्रों का प्रयोग करते हैं, ये हमारी देवनागरी लिपि की तरीके से नहीं है, तो जो भी हम उसको जितना हद तक रीड कर पाए उसके आधार पर उनकी नेमिंग करी गई। ठीक है, सो ये काम किया गया। अब क्या था कि नाम बिल्कुल लिखा जाता है। अगर आपसे मैं बोल रही हूँ कि 1955 भी है, 1962 भी है, तो ये वो ईयर है, वो क्रम है जिनमें हमारा डिस्कवरीज़ में काफ़ी इम्पैक्ट छोड़ने वाली जो रिसर्चेज़ हैं वो हुई थी। इसलिए जोड़ना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। आपको भी इसमें थोड़ा-सा क्या मिलता है आप बोलोगे कि लाइक कॉन्फिडेंस मिलता है। अच्छा, क्योंकि ये भी एक पोर्ट सिटी थी तो इसको हमने लघु मोहनजोदड़ो का नाम दिया हुआ है। देन हमारे पास में बनवाली आई, जो कि हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है भारत के एंड घग्गर नदी के तट पे आपको देखने को मिलेगा। आरएस बिष्ट के द्वारा इसकी 1974 में डिस्कवरी करी गई। ये जो ईयर ऑफ डिस्कवरी है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा, है ना? देन धोलावीरा आई, ये भी आपको गुजरात के कच्छ जिले में मिल जाएगी, भारत में लूनी नदी के तट पर। रविंद्र बिष्ट के द्वारा या आरएस बिष्ट के द्वारा इसकी भी डिस्कवरी करी गई थी 1967, ठीक? देन अब क्या था बेटा कि अलग-अलग चीज़ें जो हैं हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, बट जो कॉमन फीचर्स हैं उनको हम पहले देख लेते हैं कि ये सभी साइट्स पे पाया गया, जिसके आधार पे हमने इसको नगरीय सभ्यता बोला। हमने बोला कि जो आपका पूरी जो सिंधस वैली सिविलाइजेशन थी, उनके जो नगर थे वो बहुत ज़्यादा व्यवस्थित थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो हमने सभ्यता बनाई थी, जो भी हमने घर बनाए थे, नगर बनाए थे, उनमें हमने पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया था। इन लोग इतने ज़्यादा एडवांस थे कि इनके घरों में, इनके राज्यों में पानी नहीं भरता था। इन्होंने बहुत ही अच्छी अंडरग्राउंड जो आपकी नालियाँ हैं, वो बना करके रखी थी एंड धौलावीरा में अगर आप जाओगे तो विशाल जलाशय देखने को मिलता है। जो दृढ़ दुर्ग हैं, यानी कि आपके जो सीटाडेल हैं, फोर्टिफाइड सीटाडेल देखो नॉर्मली आज भी अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ जो घर होते हैं, उन घरों में हम लोग लाइक कैमरे को यूज़ कर लेते हैं। उस वक़्त में कैमरे नहीं चलते थे। तो कहते थे कि जो जो भी मकान भवन होते थे, उन भवनों के ऊपर साइड्स में आपके बड़े-बड़े क्या कर दिए जाते थे बेटा, एक दुर्ग बना दिया जाता था, किला टाइप का बना दिया जाता था। उसमें बैठ करके चारों दिशाओं पे नज़र रखी जाती थी कि कौन हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, कहाँ से हमारे दुश्मन अंदर आ सकते हैं। यस, काइंड ऑफ टावर आप बोल सकते हो। तो उनको हमने बोला कि फोर्टिफाइड थे। जितने भी दुर्ग बनाए गए थे, जहाँ से रक्षा करी जाती थी आपके निज निवास की या भवनों की, तो उनको हमने फोर्टिफाइड सिटाडेल बोले। ये आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की हर एक साइट में मिल जाएगा एक्सेप्ट चनहुदड़ो। चनहुदड़ो में इसके साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। देन अगर आप सुरकोटड़ा में जाते हो तो ये आपकी एकमात्र ऐसी साइट है जहाँ से हम लोग को घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है? हाँ, घरों के जो गेट होते थे उसको बेटा देखो आपको बताऊँ कि इस तरीके से हमारे आज भी चौक होते हैं, चौक या चौराहे आप बोलते हो इसको, इस तरीके से चौराहे होते हैं और हमारे यहाँ बीच में आपका एक गोला लगा दिया जाता है टर्न करने के लिए और सब लोग अपनी-अपनी शॉप्स यहीं पे लगाते हैं, चौराहे पे सबसे ज़्यादा मार्केट होता है। इन्होंने कभी यातायात के बारे में हमारे लोगों ने नहीं सोचा, इन लोगों ने सोचा हुआ था, इनको मानना था कि चौराहा जो है यहाँ पे यातायात में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम लोग को जो भी मकान है उनके दरवाजे जो हैं, वो गलियों के अंदर खोलने हैं, ना कि आपके चौराहों पे। तो ये काम करते थे बेटा, ठीक है? सो एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली राहुल। सो आप बोल सकते हो कि सुरक्षा प्रबंधन का भी काम होता था। देन आपको बता दूँ कि इनकी जो मेन क्रॉप्स थी उसमें आप बोलोगे व्हीट और बार्ली के एविडेंसेस जो हैं वो हमें मिले हैं। ठीक है? अगर आप जाते हो लोथल और रंगपुर में तो वहाँ पे चावल की खेती की और गेहूँ की और जौ की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ओके, रिफ्रेश कर लो जिसको भी वॉइस ब्रेक हो रही है ऐसा लग रहा है। स्पीड के साथ में ओके तो है आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है बेटा। देन बात करते हैं एनिमल्स की, तो भेड़ हुई, बकरी हुई, बिना कुबड़ के और कुबड़ के सांड, ठीक है? भैंस, सूअर, कुत्ता, बिल्ली आदि इन सभी जानवरों से ये लोग अवेयर थे, बट इनको शेर के बारे में नहीं पता था, ठीक है? थोड़ी-सी ज़्यादा शिल्पा, बेटा टॉपिक खत्म नहीं हो पाएगा। हमने ऑलरेडी 47 मिनट्स खत्म कर दिए हैं और हमारे पास में सिर्फ 2:30 तक का टाइम है बिकॉज़ आई हैव अनदर सेशन एट 3 तो बीच में मुझे थोड़ा-सा ब्रेक चाहिए होगा। हम आप लोग देखते होंगे कि आजकल सड़कों में गोबर वाले नहीं, कुबड़ वाले आपके बैल और जो सांड है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है? बट उस वक़्त में इन लोग अवेयर थे उनसे भी, ठीक है? आप ही लोगों का है ना नेक्स्ट वाला, तो मैं वही बोल रही हूँ तुम लोग भी लंच वंच करोगे, थोड़ा-सा ब्रीथ लोगे, साँस लोगे और फिर बेटा 5 बजे भी है, आज ही मैंने सारे करा ली प्रियंका। ख़ैर इनके निर्यात होते थे अच्छा चिंटू, नहीं आप शायद टारगेट बैच में नहीं थे टिंकू अभी तक चिंटू अभी तक, तो वो ज्योग्राफी की क्लासेस चलेंगी, आप मत जॉइन करना। राहुल गुड पॉइंट बिकॉज़ लाइक कहीं पे भी उनको इनकी जितनी भी रिसर्चेज़ हुई हैं, वहाँ पे कहीं पे भी इन लोगों ने नाम नहीं सुना। तो क्योंकि इन्होंने नाम ही नहीं सुना शेर का, तो वो बोलते हैं, ऐसा मानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर आप लोग इन सब क्वेश्चन में पहुँच गए ना कि मैम ये कैसे हुआ, कैसे रिसर्चर्स कंक्लूजन में पहुँचे, तो फॉर दैट पर्पज़ आई थिंक यू शुड गो विद द पीएचडी। पीएचडी करो आपको पता चलेगा कि रिसर्चर्स ने क्या थॉट प्रोसेस अपनाया है। हाँ बेटा, 7:30 बजे है सक्सेस बैच में, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं विश्व के बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में। बस आपको एसएससी निकालना उतना ही पढ़ लो। ठीक है राहुल? चलो आ जाओ बच्चा। देन देखिए आपने ऑनर्स किया हुआ है। हैप्पी विद एसएससी ना चलो बढ़िया अच्छी बात है। दूसरी चीज़ आपको बता दूँ कि ये कृषि उत्पाद करते थे, उसकी ट्रेडिंग करते थे, सूती कपड़ों की आप बोलोगे ट्रेडिंग करते थे, टेराकोटा की मूर्तियों की ट्रेडिंग करते थे, मिट्टी के बर्तन और तांबे के बर्तनों का भी आपका ये काम करते थे। इन लोगों के मंदिर नहीं होते थे। ये लोग नेचर को अपना भगवान मानते थे। कहते थे कि इन्होंने पशुपतिनाथ की
एंड इनके अलावा गॉडेस या आप बोलोगे मदर गॉडेस या मातृ देवी की पूजा की जाती थी या इन लोग उनको मानते थे। तो ये 2 भगवानों के नाम आप लोगों को देखने को मिल जाएँगे। ठीक है? ये बेटा आपको याद रखना है पशुपतिनाथ। ठीक है? देन अब देखिए बेटा, नॉर्मली सीटाडेल का सिस्टम था टाउन प्लानिंग में इनके पास में। इनके पास में सड़कें एक-दूसरे को समकोण पे 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी, जो हमारे यहाँ भी काटती हैं। इनके पास में जो ड्रेनेज थे, वो 13.5 डिग्री के अंश पे आपके झुके हुए थे। तो आप बोल सकते हो कि इनके जो लाइक ड्रेनेज सिस्टम थे, वो कर्व्ड थे। इन्होंने आपका पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया, बर्न्ड ब्रिक का प्रयोग किया है। आपको बता दूँ कि गलियों में घरों की एंट्री होती थी, आपका वहीं पे होता था। नेचर गॉडेस या मदर गॉडेस इसको करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है? डन। आपको बता दूँ कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में ये आपके पहले थे विश्व में कॉटन की खेती करने वाले। इनका जो मुख्य फसल थी वो थी व्हीट एंड बार्ले यानी कि गेहूँ और जौ। अदर में आपका राइस का, सीसम का, पी का भी इन्होंने डिस्कवरी कर ली थी। एनिमल्स में ऑक्स, बुफैलो, एलिफेंट वगैरह से ये आपके पहले से अवेयर थे। ठीक है? हाँ बेटा, व्यापार विदेशों तक था क्योंकि इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इनके टाइम पीरियड में ही थी, समकालीन में थी। देन रिलिजन की अगर हम लोग बात करें, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का कोई विशेष धर्म नहीं था कि इनका कोई विशिष्ट धर्म होगा। सो ऐसे कोई साक्ष्य साक्ष्य जो हैं हमें नहीं मिले, सोर्सेज़ हमें नहीं पता चले। मंदिरों का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है, मुख्य देवी में आपकी मदर गॉडेस और पशुपति देवता थे। एंड हाँ, ये इसके बारे में आज आप लोगों का ये होमवर्क है, आप लोग पूरा पढ़ के आइए, इसके बारे में मैंने पिछली बार बताया था। आपको बताना है कि फाल्लू पूजा क्या होती है? फाल्लू पूजा के प्रमाण मिले हैं, स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है, ये आपका शगुन का संकेत माना जाता था। ठीक है? इंडस वैली सिविलाइजेशन राहुल बट ऑब्वियस। ठीक है? अच्छा, ठीक है? चलिए रुक्मणी, आइएगा बताइएगा मुझे। सबको टाइम मिल रहा है, आप इसको डिस्कवर करके आइएगा। देन स्क्रिप्ट आपसे बोल रहे हैं कि भाव चित्रात्मक थी। इमेजेस पिक्टोग्राफिक होती थी, आपके पिक्चर्स को बना करके ये आपके अपने भावों को, अपने एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करते थे, जिसको हम लोग बुस्ट्रोफेडन के नाम से जानते थे। एंड नॉर्मली जिसको आज तक हम समझ नहीं पाए हैं, तो हम लोग कह भी नहीं सकते कि एग्जैक्टली ये चाहते क्या थे, क्या करते थे। एंड व्यापार इनका लाइक हड़प्पा सभ्यता व्यापार में बहुत ज़्यादा डेवलप थी, तो आपका ये मेसोपोटामिया और सभ्यता के साथ में व्यापार करते थे। सूती वस्त्र का, हाथी के दाँत की वस्तुओं का एक्सपोर्ट करते थे ये लोग। इम्पोर्ट में चांदी, टन और लाजवर्थ होता था। लाजवर्थ क्या होता है बेटा? लेपिस लाजुली, लाजवर्थ। वेरी गुड मंथली। ठीक है? सो लाजवर्थ क्या होता है बेटा? लाजवर्थ पता है कुछ? नहीं, नहीं यार लिपस्टिक नहीं। मनी ना, नहीं। ओके, दिखाई देती हूँ एक बार आप लोगों को। मैंने इमेज ले लेनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली इमेज नहीं है आपके मेरे पास में। दिख रहा है? दिख रहा है ये? वेरी गुड राहुल, ठीक है? वेरी गुड बेटा। बेटा देखो अ, नॉर्मली हम लोग हमेशा से पागल रहे हैं उन ब्यूटीफुल चीज़ों के लिए। उनमें से एक ब्यूटीफुल चीज़ थी हमारे पास में स्टोन। ये स्टोन लाजवर्थ का जो होता था बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता था, बहुत ज़्यादा आपका लाइक अच्छा माना जाता था, उत्कृष्ट माना जाता था। तो उसको हम लोग लाजवर्थ के नाम से बोलते थे। नीलम नहीं है बेटा, ब्लू सफायर अलग होता है। मैंने पहना हुआ है तो मुझे पता है। पिंक वाला कलर नहीं, ब्लू वाला कलर था। ठीक है? हाँ, अभी भी होता है। ठीक है? देन अब देखिए बेटा कुछ इंपोर्टेंट फाइंडिंग्स हमें मिली। जैसे कि अगर आप हड़प्पा नदी की बात करोगे तो यहाँ पे आपको मछुआरों की छवि मिली है, आपको आर्य सिमेट्री 37 मिली है, ठीक है? आपको अन्न के भंडार मिले हैं। मोहनजोदाड़ो में जाओगे सिंधु नदी के तट पे है, मृतकों का टीला मिला है, महान ग्रेट बाथ मिली है आपको, नृत्य करने वाली लड़की मिली है जिसकी कांसे की मूर्ति मिली है। सिंधु घाटी की सभ्यता आप बोलते हैं कि सबसे बड़ा शहर आपका कंसीडर करी जाती थी। देन अगर आप चंदू इट्स को प्लीज़ सही कर लो, इट्स चंदूहुड़ो, चनहुदड़ो, चंदूहुड़ो नहीं चनहुदड़ो। ठीक है? तो चंदहुदड़ो जो है बेटा यहाँ पे आपको मोतियों की माला की आप बोलोगे मोतियों की फैक्ट्री मिली थी। गढ़ के बिना शहर मिले थे, सिटीज़ विदाउट सिटाडेल मिले थे। लोथल की बात करोगे भोगा नदी के तट पे था, मृतका का नगर था यहाँ पे, बंदरगाह का शहर था आपका, हड़प्पा का मैनचेस्टर था, कपास के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है? बेटा इंडिया में राखी गढ़ी है। ठीक है? चलिए, देन बेटा ये सीजल के लिए ही देखो मैं आपको बताऊँ कि टारगेट बैच है ये आप लोगों का और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं सीजल की ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए मैं सीजल के लिए ही सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। ठीक है? आ जाइए। देन कालीबंगा की बात करूँगी तो काले रंग की चूड़ियाँ हैं, अग्निवेदियाँ मिली हैं यहाँ पे हमें हल से जुते हुए खेत मिले हैं। सुरकोटिया की बात करोगे घोड़े के कंकाल मिले हैं। रोपड़ जो है वहाँ पे आपका पहला आज़ादी के बाद पहला उत्खनन स्थल था एंड यहाँ पे कुत्ते के साथ में मनुष्य को दफनाया हुआ देखा गया था। कालीबंगा। हाँ, वो भी मिले हैं बेटा फीचर। ज़्यादातर डेड बॉडीज़ मिली हैं प्रशांत इसलिए। ठीक है? आइए, चलिए। देन आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं किसकी रोपड़ की, तो कहते हैं रोपड़ में हम लोगों ने ये फिर से हो गया है, धौलावीरा की बात करते हैं। धौलावीरा आपका बेटा लाइक एक प्रॉपर तरीके से जल प्रबंधन मिला है, वाटर मैनेजमेंट मिला है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर मिला है यहाँ पे। राखीगढ़ी जो है वो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, बिल्कुल, धीरज। देन अब क्या है बात करते हैं आपकी पतन की, डिक्लाइन की। ओके। सो आज के वक़्त में हम लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, हम बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारा आइडिया है। लेकिन जब आप लोग बात करते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो लाइक डेफिनिटली वो लोग भी स्मार्ट थे, काफ़ी कुछ चीज़ें जानते थे, नॉलेजेबल थे, बट साइंस उतनी ज़्यादा पीक पे नहीं पहुँची थी। आज जो हम लोगों ने आप बोलोगे कि जो कोविड-19 का वायरस आया, इस पीरियड से हम लोग निकल कर के हटे हैं। बेटा वो जो कोविड वायरस का अगर वायरस उस वक़्त में आता तो मे बी वो लोग बचते नहीं। आज भी वी आर नॉट वेरी मच श्योर कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका एंड जो हुआ वो कैसे हुआ। कहते हैं कि लाइक आपका लाइक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ था, ठीक है? फेयर सर्विस की आपकी क्या थी, आपकी इन्फॉर्मेशन थी। देन
अगर मैं बात करती हूँ किसकी आपके नदी जो थी इंडस वैली रिवर के साथ में सारे थे, तो कहते हैं कि इंडस वैली जो थी या इंडस रिवर थी, उसने अपनी जो वेव थी, अपनी जो स्ट्रीम थी, उसको चेंज कर लिया था, उसकी पाथ को चेंज कर लिया था क्योंकि एक सिंपल सी बात है, नदियाँ हर वक़्त में के बाद में, कुछ समय के बाद भी अपने जो पथ होते हैं, उनको चेंज करती हैं। तो कहते हैं कि सिंधु नदी ने अपना मार्ग चेंज कर लिया था, जिसकी वजह से ये धारा जो थी, या ये जो पूरी सभ्यता थी, वो डिक्लाइन हो गई। माधव वत्स का ये आपका एग्जांपल था। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि आर्यों का अटैक हुआ था। मॉर्टिमर व्हीलर है, उन्होंने कहा कि आर्य जो आए थे, उन्होंने इस सभ्यता को खत्म कर दिया एंड बाढ़ का लॉजिक देते हैं एसआर राव। तो अभी तक हम लोग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्चुअली में अगर खत्म हुई, तो कैसे खत्म हुई, ठीक है? एंड ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, दोबारा से आ गया है, ठीक है? इधर आते हैं। अब करते हैं बात वैदिक एज की। अब एक बात समझना, मुझे 2-4 चीज़ें बताना। एक तो मैंने आप लोगों को बोला था फालू पूजा के बारे में, वो आप लोग मुझे कल रिसर्च करके बताओगे, बट फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे बेटा। ओके, सो अगर मैं हिंदू रिलिजन की बात करूँ, तो हम लोग को पता है, हम लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग के बारे में एंड हम बात कर रहे हैं आर्यों की और हम ये भी कहते हैं कि राम एक आर्य पुरुष थे, ठीक है? भगवान राम जो थे, वो आपके आर्य पुरुष थे, ठीक है? और आपने ये बोला कि जो मैम इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका अंत आर्यों के द्वारा किया गया था, आर्यों ने इसको खत्म कर दिया था। तो मुझे बस एक चीज़ बताइएगा बेटा कि आर्य पहले लाइक आपके जो राम थे, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले आए थे या बाद में आए थे? बस ये वाली चीज़ पे आप लोगों को रिसर्च करके बतानी है। एसएससी सीजीएल पे आए थे मैम। बिल्कुल सीजीएल में ये सारी चीज़ें नहीं आए थे। पहले आए थे, तो ये आप लोग पढ़ के आना, देख लीजिएगा, ये आप लोगों को समझ में आएगा कि आर्य जो थे उनका भी जीवन कितना लंबा चला था, मे बी पहले। ये तो असम्पशन था ना। ये देखो अब असम्पशन था कैसा था। ठीक है, चलिए अब क्या है? वैदिक एज अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा। वैदिक एज की अगर हम लोग बात करें तो जनरली जितना भी सोसाइटी का आज के वक़्त में आपको प्रचलन दिखता है वो सब वैदिक एज का ही रिजल्ट है। वैदिक एज को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें एक शब्द बनता है, इसको हम बोलते हैं वेद। ठीक है? वेद जो शब्द है इसका मतलब होता है ज्ञान और अगर हम ज्ञान की बात करते हैं तो कहते हैं इस ज्ञान को या ये जो पूरा वैदिक सभ्यता थी इसको बनाया था किसने? आपके आर्यों ने और कहते हैं कि जो आर्य थे वो थे कैसे आपके पुरुष? श्रेष्ठ पुरुष थे, ठीक है? और ये भी कहते हैं कि इन श्रेष्ठ पुरुषों को अपनी लिपि का ज्ञान नहीं था। इनके पास में स्क्रिप्ट वाली नॉलेज नहीं थी, लिख नहीं पाते थे, लिखने वाला ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जो भी श्रेष्ठ पुरुष ने अपनी अपनी जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी नॉलेज थी, उसको बोल-बोल करके आपका डिलीवर किया। तो एक ने बोला और दूसरे ने सुना। तो कहते हैं कि सुन करके ज्ञान प्राप्त किया हुआ ज्ञान को हमने बोला श्रुति ज्ञान और ये जो श्रुति ज्ञान था, इस श्रुति ज्ञान के द्वारा जितने भी हम लोगों ने लिटरेचर्स की रचना करी है, उसको हम लोग बोलते हैं श्रुति साहित्य, ठीक है? तो ये पूरा आपका क्या होता है, लॉजिक बनता है किसका? पूरे वैदिक एज का। ओके। बेटा एसएससी सीजीएल के बाद में आपने शिल्पा क्या पूछा है? ठीक है? बेटा ये एसएससी सीजीएल का ही टारगेट बैच चल रहा है। जिन एस्पिरेंट्स के भी एग्ज़ाम्स हैं ना आने वाले आपके दिसंबर 2022 में, सो उन सभी के लिए ही ये बैच चल रहा है। दिस बैच इज़ फॉर द सीजीएल एस्पिरेंट्स। हाँ बेटा गगन, दिस इज़ फर्स्ट क्लास। ये आपकी आज की पहली क्लास है। ठीक है? राहुल, दिस इज़ नॉट फॉर द दिल्ली पुलिस, दिस बैच इज़ स्पेसिफिकली फॉर द सीजीएल एस्पिरेंट। ये सीजीएल वाले बच्चों की है। मेरी पहली ही क्लास है आपकी इस बैच में। इसीलिए मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि यू गाइस हैव गुड इनफ इन्फॉर्मेशन कि मुझे बहुत बेसिक्स आपको नहीं बताने पड़ेंगे। ठीक है? और दिल्ली पुलिस वाले में बैच में मैं ये सारी चीज़ें करा चुकी हूँ। तो इफ यू आर लाइक स्टडीइंग फॉर द दिल्ली पुलिस एज़ वेल ये आपका फ्रूटफुल होगा क्योंकि हम ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं। ठीक है? चलिए, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं उसमें अगर दिल्ली पुलिस का भी लिखा है तो उसमें कोई कम नहीं मिलेगा आपको इनफैक्ट ज़्यादा ही मिलेगा बेटा, ठीक है? हाँ बेटा टियर 1 में ही आपका आता है। देखो, दिस इज़ अ टारगेट बैच, इस टारगेट बैच में हम एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, दिल्ली पुलिस हम तीनों की स्टडी कर रहे हैं, नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को। सक्सेस बैच उनके लिए है जिनके पास में समय है, दोज़ हू आर प्लानिंग टू गिव देयर एग्जामिनेशन इन 2023 दे हैव नॉट येट लाइक कवर्ड और फिनिश्ड देयर ग्रेजुएशन। इसलिए मैंने आपसे ग्रेजुएशन वाला क्वेश्चन भी पहले ही पूछ लिया था कि अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं एंड अगर आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो हम अच्छी खासी स्पीड के साथ में काफ़ी डेटा को लेकर के जा सकते हैं। ठीक है? चलो, आ जाएगा। 2022 का होगा बेटा, डिपेंड करता है बुलबुल दिसंबर में है। नो प्रॉब्लम इश्यू, ठीक है? नो इश्यू राहुल, ठीक है? बिल्कुल ले सकती थी रुक्मणी। चलिए आ जाइए। सो यहाँ तक समझ में आया कि जो वैदिक शब्द है वो वेद से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इसके जो संस्थापक थे उनको बोला गया आर्य। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था तो इन्होंने अपने ज्ञान को पढ़कर नहीं बोल-बोल करके डिलीवर किया अपनी आने वाली जनरेशंस को ट्रांसफर किया तो हमने इसको बोला श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान को ही आगे चल के आपने श्रुति साहित्य बोला। इसी वेदों को हम लोग ने बोला संहिता। तो जो वेद है उनको हम संहिता के नाम से भी जानते हैं। अब क्या है कि वेद जो है बेटा देखिए आज हम भारत में रहते हुए, विश्व में हम सब लोग रहते हुए आज तक हम ये नहीं डिस्कवर कर पाए कि कोविड-19 की मम्मी जो है वो कौन है? या कोविड-19 का पापा जो है वो कौन है? कई लोग चाइना के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं कि चाइना कोविड का मम्मी-पापा है, कोरोना कंट्री है। बट रियलिटी जो है वो किसी को भी नहीं पता। तो आज हम अपने समय पे रह करके अगर ये नहीं ज्ञान करा पा रहे हैं कि कोविड कौन लेके आया, तो ये तो वैदिक एज का टाइम पीरियड है, जिसके बारे में हमने आज सोचना प्रारंभ किया है कि इसके ओरिजिन कहाँ से थी, कहाँ से इसकी स्थान हुआ है, स्थापना हुई। तो बहुत सारे आपके हिस्टोरियंस थे उस वक़्त के, तो उन्होंने अपना-अपना मत दिया। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना था कि जो आर्य थे, ये बेटा भारत के ही निवासी थे। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि वो भारत के नहीं तो भारत के बाहर से आए थे। कुछ लोगों में से आपके एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मैक्स मूलर, उन्होंने बोला कि भई ये तो मध्य एशिया से आए हुए थे। और कुछ आपके थे जिनका नाम था जो आपके यूरोप से आए थे, जिनका मानना था कि वो यूरोप से और आर्कटिक प्रदेश से आए थे, उनके उनमें उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। तो हर एक इतिहासकार का अपना एक अलग-अलग ओपिनियन होता है। अगर आप तिलक जी को मानते हो तो आप बोलोगे नहीं भई ये तो आर्कटिक प्रदेश से आए थे। अगर आप कहते हो कि नहीं भई ये तो भारत के मध्य या आपके मध्य एशिया से आए थे, तो आपका मानना कुछ अलग होगा। ठीक है? तो लाइक वो सबके ऊपर अपना निर्भर करता है बट आप बोलते हो कि अल्टीमेटली जो आर्य हैं, वो मध्य एशिया से आए थे।
ठीक है? अब क्या है कि वैदिक एज को भी समझने के लिए वी नीड टू डिवाइड देम इंटू 2 इक्वल पार्ट। तो हमने वैदिक एज को क्या किया, हमने बोला कि वैदिक एज को हम 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं। एक है हमारा ऋग्वैदिक पीरियड और एक है हमारा लिटो वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड जो है उसका टाइम पीरियड है 1500 से लेके 1000 बीसी, वहीं लिटो वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड 1000 से 600 बीसी के दौरान में है। अब कहते हैं कि स्पेसिफिकेशन क्या है, कैसे आपने डिफरेंशिएट किया? तो कहते हैं कि जो आपका ऋग्वैदिक पीरियड था बेटा, इसमें लोहा जो था उसके साक्ष्य हमें नहीं मिले थे। लेकिन आपका जो लेटर वैदिक पीरियड था इसमें हमें आयरन के जो साक्ष्य थे वो मिल गए थे। कहते हैं कि 1000 बीसी के आजू-बाजू में जब एंड होने वाली थी तो आपका यूपी के पास में एक जगह है जिसका नाम है अतरंजी खेड़ा। तो यूपी के निकट अतरंजी खेड़ा जो कि इटावा के पास में पड़ता है, उस अतरंजी खेड़ा से हमें पहली बार लोहे के जो साक्ष्य थे वो प्राप्त हुए थे। तो इसलिए आपका बोला जाता है, बेटा यहाँ पे इसको कर लीजिएगा, लोहे का उल्लेख नहीं है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, लोहे का उल्लेख है। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। हाँ बेटा। देखो मैं फिर से बोलूँगी कि एवरीवन हैज़ गिवन थ्योरीज़ बट फिर से ये आपकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हो जाएँगी। भारत में अभी प्रॉब्लम क्या चल रही है कि अगर कोई फैक्ट आता है, तो उसमें भी आर्ग्यू हो जाता है कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है? हम जो चीज़ अपने सामने देखते हैं, हम उसको भी एक्सेप्ट करने से बचते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। ख़ैर, अब क्या था कि बेटा वेद बन गए, वेदों की रचना हो गई। बोला गया कि हमारे पास में 4 वेद हैं। हमने बोला कि हमारे पास में ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। हमारे पास में 4 प्रकार के वेद हैं। इसके अलावा वेदों को समझने के भी हमारे पास में नए-नए तरीके हैं। हमने बोला कि जो वैदिक साहित्य हैं, जो कि वैदिक पीरियड में बने थे, ऋग्वैदिक काल में बने थे, उनको हमने बोला संहिता यानी कि वेद, जिनके हमने अभी नाम पढ़े, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हमारे पास में ब्राह्मण है, हमारे पास में आरण्यक है और हमारे पास में उपनिषद है। ठीक है? क्या-क्या है ये? देखिए पहली बात, अगर मैं बात करती हूँ ऋग्वैदिक पीरियड की, हम लोग बात करते हैं किसकी, आपकी ऋग्वेद या वेदों की। तो कहते हैं कि ये वो चीज़ें हैं, कहा जाता है कि इनको किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, ये अपौरुषेय हैं। मतलब ये आपका बने कैसे बने किसी को भी नहीं आइडिया, बट कहते हैं कि भगवानों ने इसकी रचना करी है। तो कहते हैं ये पारलौकिक है। लौकिक मतलब हमारे लोक में निर्मित है नहीं, हमारे लोक में निर्मित नहीं है, ये पारलौकिक है, लोक के बाहर है। लोक मतलब जनता, पब्लिक, पब्लिक के बाहर है, हमारे हाथों में नहीं है। ये कुछ दिव्य शक्तियों के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एग्ज़ैक्टली और अथर्ववेद। तीसरा आपका बोला कि प्रारंभ में तीनों को ही आपके जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है, इन तीनों को हमने बोला वेदत्रयी। अच्छा एक और चीज़ है, मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता दूँ कि हम आज भी उन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं जो कि किसी ह्यूमन ने ना बोल करके कुछ अलग कहीं और से सोर्स से आवाज़ आई है। वो चीज़ जिसके प्रेज़ेंस के ऊपर उँगली उठाना मतलब हमारे लिए आसान होता है। हम उस चीज़ को हमेशा बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं। आप किसी भी धर्म की बात करिए, चाहे आप हिंदू धर्म की बात करिए, चाहे आप इस्लाम धर्म की बात करिए, यहाँ पे बोला गया कि जो भी हमारे धर्म की स्थापना हुई है, वो आपकी हमने नहीं करी है। समथिंग कुछ हुआ जिसने ऊपर से करी है। तो ये जो आपकी बातें हैं, ये लाइक जो चीज़ें बोली गई हैं, ये आपके हर धर्म में मिल जाएँगी ताकि लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हों और उसको फ़ॉलो करें। तो ये आपको मानना है। दूसरी चीज़ अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं, तो ऋग्वेद को कहते हैं कि ये बेटा आपका गीतों का संकलन है। ऋग्वेद आपका गीतों का संकलन है। ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना वेद और कहते हैं ये मानव के प्रथम नियम है। दिस इज़ द ओल्ड या बोलोगे फर्स्ट मैनकाइंड और फर्स्ट टेस्ट आप बोलोगे कि टेस्टामेंट ऑफ द मैनकाइंड। बिल्कुल, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को वेद बोलते हैं। ठीक है, गीतों का संकलन। बेटा सामवेद के बारे में बताती हूँ। एक्चुअली में हुआ क्या था कि सामवेद में जो वेद हैं या जो आपके वहाँ पे ऋचाएँ ली गई हैं, जो वहाँ पे आपके मंत्र लिए गए हैं, वो सारे लिए गए हैं आपके ऋग्वेद से। इसलिए हम बोलते हैं कि ऋग्वेदा इज़ अ कलेक्शन ऑफ द लिरिक्स एंड आउट ऑफ दैट लिरिक्स सम ऑफ द लिरिक्स मैक्सिमम ऑफ द लिरिक्स वर टेकन फ्रॉम द ऋग्वेदा इन द सामवेदा। ठीक है? इसलिए। अब क्या है? अब क्या था कि ऋग्वेद जो हमने बनाया उसमें बहुत सारे हमने भजन कीर्तन किए, ऋचाओं का संकलन किया, तो बोला किसमें कर रहे हो? तो हमने 10 मंडल बनाए, 10 चैप्टर्स बनाए। उन 10 चैप्टर्स में हमने बोला कि हमारे पास में अराउंड 1028 क्या है बेटा हाइम्स हैं आपके, सूक्तियाँ हैं। सूक्ति मतलब अच्छी उक्ति। जैसे मैं बोल रही थी कि मैं अपने बारे में सुट्टा मारती हूँ, ये नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी मैं तो बहुत प्यारी हूँ। तो वही आपका अच्छी उक्ति हैं, जिनको सुन करके अच्छा लगे, जिनको बोल के अच्छा लगे, आपके लिए और दूसरे के लिए भी, वो अच्छी उक्ति होती हैं। करीबन 10,580 यहाँ पे आपके मंत्रों का प्रयोग किया गया है। आपको बता दूँ कि 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये जो आपके 6 मंडल हैं, इनकी जो रचना है वो पहले करी गई है और इसमें इनको बताया गया है कि हमारे गोत्र क्या होते हैं। गोत्र के बारे में जॉली एलएलबी देखी है आप लोगों ने? गुड आफ्टरनून सुष्मिता। मंडल यू कैन अंडरस्टैंड लाइक अ चैप्टर कि एक चैप्टर के अंतर्गत हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो जॉली एलएलबी में जो आपका लास्ट में जो कैंडिडेट आता है, जो अपने बारे में बता रहा होता है ना, अक्षय कुमार बोलता है बताओ किस गोत्र से आए हो? तो इसके पीछे भी एग्ज़ैक्टली आपको बता दूँ कि चलो इसके ऊपर मैं कभी डिटेल में चर्चा करूँगी। ये एक अच्छा टॉपिक है काफ़ी। तो ख़ैर मैं आपको बता दूँ कि गोत्रों की जो रचना है, वंशों की जो रचना है, वो आपके 2 से लेकर के 7 तक में किया गया है। ठीक है ना? एंड अगर मैं बात करूँ किसकी आपकी लाइक पहले की और 10वें मंडल की तो कहते हैं कि इनकी रचना अंत में करी गई थी। ठीक है? देन अब क्या था कि लाइक द फर्स्ट एंड द 10th मंडल वर एडेड इन द लेटर यानी कि आपके अंत में जोड़े गए थे। 10वां मंडल बहुत ज़्यादा आपका फेमस है। बोलते हैं कि 10वें मंडल में आपका एक सूक्ति, एक अच्छी उक्ति जिसका नाम है पुरुष सूक्त। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पे हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में वर्णन किया हुआ है। दूसरी चीज़ अगर आपने तीसरे मंडल की बात करी, तो तीसरे मंडल में सूर्य को समर्पित आपका जो गायत्री मंत्र है, समर्पित, गलत लिखा है मैंने समर्पित। गायत्री मंत्र है वो आपको मिलता है, तो वहाँ पे आप लोग गायत्री मंत्र पढ़ सकते हो। तीसरी अगर मैं बात करूँ, बेटा सूर्य, भगवान सूर्य, सन, समर्पित मतलब आप उनको समर्पित कर रहे हो, डेडिकेट कर रहे हो, ठीक है? सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र है बेटा, गायत्री को समर्पित सूर्य मंत्र नहीं है। गायत्री मंत्र है, जो आप लोग बोलते हो ना ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र, तो वो सूर्य जी को समर्पित किया गया है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। देन आप बोलोगे कि हमने 4 वर्णों की भी बात करी है 10वें मंडल में। देन ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद की जितनी भी सूक्तियाँ होती हैं, उनका गायन करने वाला जो ऋषि होता था, उसको हम लोग होत्र बोलते थे। गगन नॉट राइट नाउ, ठीक है? नॉट राइट नाउ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन हिंदी एट प्रेजेंट। आई नीड टू सर्च इट, ठीक है? दिस इज़ नॉट अबाउट लाइक एसएससी सीजन। चलो आ जाओ। शूद्र में कौन-कौन सी कास्ट आती हैं? बेटा देखो मैं फिर से बोलूँगी कि लाइक ये सारी चीज़ें हमने बहुत खराब कर दी हैं, मानव ने बहुत खराब कर दी है, ह्यूमन ने बहुत खराब कर दी हैं। अदरवाइज़
अगर आपने ब्राह्मण बोला तो वो लोग जिनका इंटरेस्ट होता था आपका ऋषियों में, मुनियों में, टीचिंग्स करने में, उनको हमने ब्राह्मण बोला। वो लोग जिनको अपने शक्ति पे, शौर्य पे भरोसा होता था, उनको हम क्षत्रिय बनाते थे, उनको सीमा पे लगाते थे। जो लोग ट्रेड करते थे, उनको हमने वैश्य बोल दिया और जो बचे हुए सारे काम होते थे ना, उनको हम बोलते थे शूद्रों को शूद्र नाम दिया गया। शूद्र का मतलब गंदा, गलत नहीं होता है। लोगों ने उसको गलत तरीके से आपका आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये हमारी मिस्टेक है, अदरवाइज़ और कुछ नहीं है। ठीक है? चलिए। नहीं बेटा, बिल्कुल बर्थ से रिलेटेड कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था कि आपका जन्म ये हुआ है। बाद में हमने इसको एंसेस्ट्रल वाइज़ कर लिया कि क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे वो ये काम करते थे। अब मेरा जन्म हो गया तो कोई ज़रूरी थोड़ी है बेटा कि एक राजा का बेटा हो सकता है सन्यासी बन जाए। हो सकता है कि एक राजा का बेटा जो है वो आपका वैश्य बन जाए। एक क्षत्रिय का बेटा हो सकता है पुजारी बन जाए। तो उससे उसकी कास्ट कैसे निर्धारित कर सकते हैं? आप किसी के काम से उसकी कास्ट का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। कास्ट का जो निर्धारण होता है वो तो आपके गोत्रों से होता है, आप किस गोत्र से संबंधित हैं। ठीक है? ये गलती से नहीं, ये आपका मिसकम्युनिकेशन से हो गया। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि हमेशा जब भी आप किसी की बात को बोलो, तो आप उसको भाव अपने मत दीजिए, वही सेम भाषा का प्रयोग करें और टोन भी ना चेंज करें। क्योंकि जब आप एक मैसेज को दूसरे मैसेज को डिलीवर करते हो, तो मे बी वो इंटेंशन ना हो, लेकिन आप उसको डिलीवर करते हो, तो टोन में, बोलने के लहजे में फ़र्क के आने की वजह से आपकी चीज़ों का अर्थ बदल जाता है। तो ये आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे आस-पास में। एग्ज़ैक्टली एंड येस आप बोल सकते हो कि जो फॉरेनर्स है बेटा उन्होंने सबसे ज़्यादा ये नाम खराब किया हमारे देश में आकर के कि उन्होंने हिंदुओं को मुस्लिमों से, उन्होंने आपका हिंदुओं की डिफरेंट कास्ट में इतने सारे भेदभाव जो है वो क्रिएट करे क्योंकि डिवाइड एंड रूल वाज़ अ पॉलिसी ऑफ देम। खैर बात करेंगे सामवेद की तो कहते हैं कि गीतों की पुस्तक है। गीतों का संकलन ऋग्वेद, गीतों की पुस्तक सामवेद। गीतों की पुस्तक सामवेद में करीबन 1549 मंत्र हैं। इनमें से सारे मंत्र जो हैं वो हमने ऋग्वेद से लिए हैं एक्सेप्ट 75। 75 मंत्र जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे खुद के ऋग्वेद के आप बोलोगे सामवेद के हैं, बाकी सारे हमने ऋग्वेद से लिए हुए हैं। ठीक है? ऋग्वेद का जो मंत्री जो ऋषि होता था, जो उच्चारण करता था उक्तियों का उसको हम होत्रा बोलते थे, होत्र बोलते थे। बट सामवेद का जो मंत्री होता था उसको हम बोलते थे उद्गात्री क्योंकि आप सारेगामापा कर रहे हो इसलिए आपके उद्गात्री हैं, आप उद्गात्री के नाम से इनको याद रखोगे। ठीक है? ये भारतीय गायन का आपका सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, आप यहीं से बोलते हो। ठीक? देन अगर आप यजुर्वेद की बात करते हो तो कहते हैं कि यजुर्वेद में बलि मंत्र के बारे में बात करी गई है। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूँ, जब हम लोग बहुत ज़्यादा बेसहाय हो जाते हैं तो हम बोलते हैं, "गो कोरोना गो, कोरोना गो।" कोरोना को यज्ञ हवन करके भगाया जा रहा था। कोरोना को घंटी बजा करके बजाया जा रहा था। जब हमें कोई भी सोर्स समझ में नहीं आता, व्हेन वी डू नॉट हैव एनी आइडिया कि एग्ज़ैक्टली चल क्या रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को कुछ अलग ही तरीके से आपका परफ़ॉर्म करते हैं। तो पुराने ज़माने में भी यही प्रॉब्लम होती थी बेटा कि प्रकृति है, नेचर है। नेचर में जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो आपकी जो आस-पास की घटनाएँ हो रही हैं, उससे प्रभावित होकर के हो रही हैं। किसी क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, किसी क्षेत्र में कम जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या जहाँ पे ज़्यादा निवास करेगी, उनके द्वारा यूजेज़ अलग होंगे, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। तो उन सभी चीज़ों के आधार पे आपका वायु जो होती है, उसमें परिवर्तन आता है, उससे तापमान में परिवर्तन आता है एंड तापमान के परिवर्तन के आधार पे हवाएँ चलती हैं, वर्षा होती है और नहीं होती है। ठीक है? तो नेचर उस वक़्त में भी थी, नेचर आज भी है, आज उसका बहुत भयावह रूप देख रहे हैं हम लोग। उस वक़्त में इतना भी आपका डिफिकल्ट और डेंजरस रूप फॉर्म नहीं था। तो कहते हैं कि लाइक जो आप लोग यजुर्वेद करते हो, तो जब कभी भी कोई भी परेशानी होती थी, हम हारते थे युद्धों में, तो हमें लगता था कैसे खुश करें। तो हम प्रकृति को खुश करने की कोशिश करते थे। तो हम लोग कहते थे चलो हम लोग बलि देंगे। तो बलि तो देंगे, लेकिन पिछली बार बलि में दूसरा मंत्र बोलेंगे, इस बार में दूसरा मंत्र बोलेंगे, तो हमने बोला नहीं यार, इट शुड बी लाइक आपका सिमिलर होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज़ होना चाहिए। तो हमने एक ही तरीके की बलियों के मंत्रों को रखने के लिए हमने एक वेद का निर्माण किया, जिसको हमने यजुर्वेद बोला। हमने बोला कि ये आपका कर्मकांडीय वेद है, बलि की पुस्तक है, बलि के मंत्रों की पुस्तक है। करीबन 40 अध्याय हैं इसमें, 1990 मंत्र हैं इसमें। ठीक है? ठीक? चलिए। देन अब क्या था कि आपने देखा होगा कि हमारे पास में 2 तरीके के पुजारी पाए जाते हैं। एक वो वाले पुजारी होते हैं जो कि दिन की रोशनी में पूजा प्रबंध करते हैं। एक वो वाले पुजारी होते हैं जो कि पूजा प्रबंध करते हैं रात के अंधेरे में। उनको हम अघोरी बोलते हैं। तो कहते हैं कि जब चंद्रमा का प्रकाश होता है और जब देखो हमेशा से प्रकाश हमारे लिए जीवन का हमेशा से एक सोर्स रहा है। तो प्रकाश अगर उपस्थित है तो हम बोलते हैं कि हम पॉजिटिव हैं। ठीक है? और अगर प्रकाश उपस्थित नहीं है तो हम बोलते हैं कि हम कैसे हैं? हम नेगेटिव हैं। इसीलिए रात में जगने वालों को अच्छा नहीं माना जाता, दिन में जगने वालों को सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने वालों को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसके लिए हमने बोला कि चंद्रमा जो है क्योंकि रात में तो सूरज हमें प्रकाश देगा नहीं, तो रात में हमें चंद्रमा का प्रकाश मिलता है। तो रात में चंद्रमा का प्रकाश जितने दिनों तक मिलता था उसको हम बोलते थे आपका एक पक्ष कि 15 दिनों का है तो पक्ष है तो उसको हमने बोल दिया शुक्ल पक्ष। ठीक है? और जो जब हम लोग को प्रकाश नहीं मिलता था तो उसको हम लोग बोलते थे कृष्ण, कृष्ण का मतलब काला, तो कृष्ण पक्ष। तो इस तरीके से हमने जो आपका जो लाइक आप बोलोगे यजुर्वेद था, उस यजुर्वेद को भी हमने 2 तरीके के 2 भागों में विभाजित किया। हमने बोला शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में हमने बोला कि ये आपका वो वाला टाइम पीरियड है जब आपका लाइक रोशनी होती है और कृष्ण में वो वाले हम इवेंट करते हैं जब अंधेरा होता है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर पुजारियों को देख सकते हो और यहाँ पे आप अघोरियों को देख सकते हो। ठीक है? पूर्णिमा और अमावस्या का प्रयोग है यहाँ पे। मुझे रात में पढ़ना अच्छा लगता है। हाँ, सुष्मिता बेटा आज ही से क्लासेस स्टार्ट हुआ था। ठीक है? देन अभी इसको हमने दोनों भागों में यानी कि आपका प्रोज़ में और वर्स में दोनों ही फॉर्मेट में हम लोग ने इसको लिखा है गद्य और पद्य में आपके यजुर्वेद को। देन बात आता है हमारा आपका वेद, ये हम लोग करते हैं। बोलो हाई फाइव मैम इसमें हमारे पास में मैजिकल फ़ॉर्मूलाज़ हैं। मेरी गर्लफ्रेंड तू किसी और से होके आ रही है, मिल के आ रही है। तो तुम गलत हो। मैं तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करूँगा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे समझ में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमने अभी सीखी। तो आप बोलोगे बुक ऑफ मैजिकल फ़ॉर्मूला फर्स्ट 20 चैप्टर्स हैं इसमें। हमारे पास में 731 से ज़्यादा यहाँ पे अच्छी उक्तियाँ हैं और 6000 से ज़्यादा मंत्र हैं। किसी को अपने आप हिप्नोटाइज़ करना चाहते हो ना, ब्लू आइज़ हिप्नोटाइज़ तेरी करती है मैनू, तो वो वाला जो हिप्नोटिज़्म है, तो आप क्या करते हो? आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ठीक है? इस तरीके से करके करते हैं। बेटा आर्यों ने इसको लिखा है गगन, ठीक है? दीज़ वर्क्स ये थोड़ी देर में तो काम कर जाता है। ब्लैक मैजिक सीखना धीरे से पिट जाओगे मुझसे तुम। ब्लैक मैजिक सीखेंगे। वैसे सुनने में आया है कि अगर आप भारत के कोलकाता राज्य में जाइए, वेस्ट बंगाल में जाइए, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ ब्लैक मैजिक होता है। ठीक है? आ जाओ। देन अगर अगर आप बात करोगे इस मंत्र की तो इसमें बहुत सारा जादू-टोना होता है, भूत-प्रेत वशीकरण होता है। अगर मेरे आस-पास में कोई गंदी वाली आत्मा है, तो आ जाओ मुझ में घुस जाओ, मैं अपने एक्स से बदला लेना चाहता हूँ। ठीक है? तो आप लोग ये भूत-प्रेत का वशीकरण करते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ औषधीज़ हैं, जिनके बारे में बात करी गई है। हे भगवान! मिस्टर परफेक्ट, आई एम इम्परफेक्ट। तो आपने आपने कभी-कभी किया है ये जादू-टोना, भूत-प्रेत वाला काम किया है क्या? ठीक है?
पहले था, आप सब पढ़ लिख गए हैं ना, तो पढ़े लिखे बच्चे नहीं करते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सब अंधविश्वास अंकुश। यार देखो मैंने कभी किया नहीं बट मेरे पास क्या बताऊँ छोड़ो अच्छा, कभी और बताऊँगी तुम लोगों को मन की बातें। ख़ैर अथर्ववेद की जो उक्तियाँ होती हैं उनका गायन करने वाले ऋषि को हम लोग बोलते हैं ब्रह्मा। तो होत्रा, उदगात्री, ब्रह्मा और इनको क्या बोलते हैं बेटा जल्दी से बताओ? ये वाले जो थे आपके अध्वर्यु, नाम याद रखिएगा, ठीक है? देखिए, यहाँ पे आएँगे। होत्र, अध्वर्यु अ, उदगात्री और आप बोलोगे ब्रह्मा, ठीक है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है? ये हैं आपके। हिप्नोटिज़्म होता है। डराओ नहीं मुझे। चलो, आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी ना, एक वेब सीरीज़ आई थी, जिसका नाम क्या था वेब सीरीज़ का बेटा असुर 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 देखी होगी शायद आपने। असुर देखी हो तो देखना उसको। कुछ है इन सब चीज़ों की बात करी गई है उसमें असुर में। मंजुलिका यस, उसमें ये सब किया गया है। हाउस ऑफ डेथ्स असुर में। मैंने भी देखे हुए हैं, ठीक है? चलिए आ जाइए। सो नॉर्मली ब्राह्मण जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? हमने बोला था ना कि हमारे पास में वेद है, हमारे पास में ब्राह्मण है, हमारे पास में आरण्यक है, हमारे पास में उपनिषद है। तो इन सभी के बारे में भी बातें करी गई हैं। अगर मैं ब्राह्मणों की बात करूँ तो ब्राह्मण में बलिदानों के बारे में बात करी गई है। कहते हैं कि वेदों की जो सूक्तियाँ हैं उनका वहाँ पे इलैबोरेटिव डिस्कशन किया गया है आपका ब्राह्मणों में। कहते हैं कि पद में लिखे हुए कर्मकांडीय प्रकृति के हैं, बहुत ज़्यादा कर्मकांडीय होते हैं। दूसरी चीज़ विभिन्न प्रकार की जो बलि हैं, कर्मकांड हैं, उनको ब्राह्मणों में हमने बहुत इलैबोरेटिव तरीके से लिखी हुई है। हे भगवान चिंटू, डराओ नहीं यार, सच में डर लगता है मुझे। फिर अगर आप बात करोगे ब्राह्मण्स की सैक्रिफाइसेज़ की, तो हम कहते हैं हमारे पास में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सबके अपने-अपने अलग-अलग ब्राह्मण हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण को हम लोग बोलते हैं ऐतरेय एंड कौशिकी। सामवेद के ब्राह्मण को हम बोलते हैं पंचविशा, इसमें हमारे पास में तांडव जो है, तांडव ब्राह्मण जो है वो महाब्राह्मण है, कहलाया जाता है। अगर आप छांदोग्य की बात करोगे या जैमिनी की बात करोगे, ये भी ब्राह्मण आपको देखने को मिलेंगे सामवेद में। अगर आप यजुर्वेद की बात करते हो तो शतपथ ब्राह्मण है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ये ओल्डेस्ट और आपका लार्जेस्ट ब्राह्मण है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास में तैत्तिरीय ब्राह्मण भी है, ठीक है? अथर्ववेद में हमारे पास में गोपथ ब्राह्मण है। अच्छा, अच्छा आप ब्लैक मैजिक से एसएससी सीजीएल पास करोगे, बहुत बड़े वाले हो। संदीप कहते हैं कि वेदों की जो रचना हुई है, वो करी गई है आर्यों के द्वारा। अब हम लोग बोलते हैं भगवान राम भी एक आर्य पुरुष थे। भगवान हमारे लिए राम जो थे उनके कृत्यों के आधार पे हमने उसको भगवान की प्रतिमा दी है या पदवी दी है। आप बोलोगे कि हमारे पास में साईं बाबा हैं, साईं बाबा को भी लोग भगवान के नाम पे जानते हैं, भगवान मानते हैं, उनके मंदिर बने हुए हैं। तो ये तो देखने वाले की नज़र में होता है बेटा। आप वही से मैं बोलूँगी कि पत्थर में भी भगवान मान लेते हैं, मानने वाले और नहीं मानने वाले जीते जाते भगवान को भी नकार देते हैं। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हाँ, हाँ बेटा, बिल्कुल रुक्मिणी। मानो तो गंगा, ना मानो तो बहता पानी। ब्राह्मण क्या है मतलब? बेटा देखो, फिर से मैं बात करूँगी कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं ब्राह्मणों की, अगर हम बात कर रहे हैं उपनिषदों की, हम बात कर रहे हैं आरण्यकों की, तो हम कहते हैं कि जो हमारे वेदों में लिखे हुए वेद हैं, सूक्तियाँ हैं, मंत्र हैं, उनको अच्छी तरीके से समझने के ये माध्यम है। कि आप अगर उनको समझना चाहते हो, तो आप उनको अच्छी तरीके से ब्राह्मणों की सहायता से, उपनिषदों की सहायता से, आरण्यकों की सहायता से समझ सकते हो। ठीक है? आस्था परमो धर्मा। हाँ, तनु मैं बिलीव करती हूँ वर्ड में। समथिंग इज़ वेरी मच सुपीरियर देन मी तो आप बोलोगे कि मतलब कुछ तो है, समथिंग इज़ देयर ना, कुछ तो है। और मैं देखो, अगर मैं किसी चीज़ को मानती हूँ मैं अपने आप में थोड़ा-सा लाइक फाइट करती हूँ इस चीज़ से कि अगर मैं किसी चीज़ को मानती हूँ, तो उस चीज़ की प्रेज़ेंस के लिए मैं उँगली उठाऊँ यानी कि उसके ऊपर डाउट कर रही हूँ मैं, कि आप हो या नहीं हो। तो मैं डाउट कर रही हूँ ना आपके ऊपर, इसका मतलब मैं नहीं मानती हूँ, तो मैं कैसा मानना हुआ मेरा? मानना हुआ तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता कि हाँ, आप हो या नहीं हो। सिंपल सी बात है। मेरा पढ़ने में अच्छा लगता है मुझे इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देना। हाँ, बेटा क्विज़ होगा हमारे को नॉलेज दें। ठीक है? क्यों? मुझे क्यों बोलेगा? ऐसा क्यों बोलेंगे मुझे कुछ? आ जाओ। हाँ, आगे बढ़ते हैं ऋषभ। अगर मैं आरण्यक की बात करूँगी तो आरण्यक का मतलब क्या होता है? होता है जंगल। तो कई बार आपके जो गुरुजी होते हैं, जैसे मैं भी बोलूँगी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं बहुत सारी डिटेल में डेप्थ में चीज़ों को हायर करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, तो मुझे पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो जो ऋषि मुनि होते थे अपना झोला-वोला लेकर के चले जाते थे जंगल में। अब जंगल में बैठ कर के कहते थे ध्यान में हूँ मैं, सीख रहा हूँ मैं, क्यों आ रहे हो डिस्टर्ब करने? तो बोलते हैं कि जंगलों में रह कर के जो सन्यासी जाते थे, उनका जो ज्ञान होता था, उनके जो स्टूडेंट्स होते थे, वो लिखते थे, वो बोलते रहते थे। ठीक है, लिखो। ठीक सर, लिख रहे हैं, लिखो, लिखो, लिखो। तो वो ज्ञान हो गया, ठीक है? सो आप बोल सकते हो कि ये वाला होता था आरण्यक, मतलब ऐसी पुस्तकें जिनकी रचना जंगलों में बैठ के करी गई, उसको हमने आरण्यक नाम दिया, ठीक है? सो कहते हैं कि ब्राह्मणों का अंतिम भाग जो थे, वो आरण्यक थे। फिर हमारे पास में आए उपनिषद। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बोलोगे कि मतलब ये लगता था कि यार वो टीचर बना तो मैं कैसे टीचर बनूँ? क्योंकि आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर उसी से होते हो जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हो। तो आपने क्या किया? आपने बोला कि चलो टीचर के बगल में बैठ के देखेंगे। तो टीचर ने बोला देखो ये मेरा खुद का आज़माया हुआ ज्ञान है। वो वाला ऋषि मुनि ये वाला काम करता था, मैं भी ये वाला काम करूँगा, तुम भी ये वाला काम करो। तो हम अपने जो भी दर्शन होते हैं, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन एक्सपीरियंसेस से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, वो हम लोग बोलते हैं उपनिषद में बोलते हैं। कहते हैं कि उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है और आरण्यक जो है वो ब्राह्मणों का अंतिम भाग है। कहते हैं कि टोटल हमारे पास में जो उपनिषद है उनकी संख्या 108 है एंड इन सभी उपनिषदों में से हमारे पास में जो बृहदारण्य उपनिषद है, ये सबसे ज़्यादा पुराना उपनिषद है। वही फिलॉसफी करने वाले बेटा। जैसे कि मैं बोलूँ कि मान लीजिए कि मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे और बैठे-बैठे मुझे अगर एकदम से बिजली कड़क गया मेरे अंदर, तो मैं कहूँगी ठीक है यार, हो गया होगा, कुछ हो गया होगा, मुझे इतना दिमाग क्यों लगाना? लेकिन एक फिलॉसफर होगा, वो कहेगा ये मुझे हुआ तो हुआ क्यों? आपने सुना होगा ना कि न्यूटन बैठे हुए थे, सर पे गिरा आम एप्पल एप्पल गिरा, तो उनको ये क्वेश्चन आ गया एप्पल क्यों ऊपर से नीचे क्यों गिरा? नीचे से भी तो ऊपर जा सकता था। अरे भाई पेड़ में लगा तभी तो नीचे गिरेगा, बट उनको उसमें देखना था, ठीक है?
ठीक, चलिए आ जाइए। सो ये हमारे पास में क्या होते हैं बेटा आपके दर्शन होता है। खैर दर्शन के बारे में एंड में आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन उसको आपको देखना है। खैर लिटरेचर के जो आपके वैदिक ट्रेडिशन है यानी कि अगर आप लोग बात करोगे वैदिक काल के जो आपके साहित्य हैं, सो आप बोलोगे उसमें हमारे पास में कुछ अन्य चीज़ें भी हैं जो हेल्प करते हैं आपको समझने के लिए क्योंकि अगर आप और मैं पढ़ने बैठे वेद तो हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा वेद। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमें उसके बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें नहीं पता कि कहाँ से क्या चीज़ें स्टार्ट करें। तो कहते हैं कि वैदिक काल के जो साहित्य है उनमें हमारे पास में स्मृतियाँ हैं और उसके अलावा हमारे पास में और भी साहित्यिक कृत्य हैं। जैसे कि हमारे पास में वेदांग हैं, वेदों को समझने वाले अंग हैं, वेदांग हैं। हमारे पास में स्मृति है, धर्म के शास्त्र हैं। हमारे पास में महाकाव्य एपिक्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे पास में पुराण है, हमारे पास में उपवेद है, हमारे पास में शाद दर्शन है। दर्शनों के बारे में आपको पता चलेगा। तो कहते हैं कि वेदांगों की संख्या 6 जिनसे आपसे बार-बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस कौन-सा हमारा वेदांग नहीं है। वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये हमारे पास में क्या है आपके बेटा वेदांग है। कि शिक्षा है, व्याकरण है, कल्प है, ज्योतिष है, छंद है और आपका निरुक्त है। देन अब बात करोगे शिक्षा की तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के लिए। रिचुअल्स जो भी हमारे काम होते हैं, कर्म कांड होते हैं कि शादी से पहले हल्दी लगेगी, हल्दी लगने के बाद लड़की बाहर नहीं निकलेगी, पार्लर जाएगी, मोटा-मोटा मेकअप लगाएगी तो बाहर चली जाएगी। खैर ये कल्प वाला काम है। फिर आती है व्याकरण, तो आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए बिकॉज़ यू आर राइटिंग समथिंग। अगर आप बात कर रहे हो किसकी निरुक्त की एटमोलॉजी की तो हम कहते हैं निरुक्त क्या है आपका लाइक जिस तरीके से आपकी उक्ति हुई है, जिस तरीके से आपका जनरेशन हुआ है, वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं। छंद, मैट्रिक्स है, पढ़े भी होंगे छंद आपने एंड ज्योतिष है हमारे पास में एस्ट्रोनॉमी है। देन अगर मैं महाकाव्यों की बात करूँ तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास में 2 बेटा आपके एपिक हैं, काव्य हैं आपके आप बोलोगे महाकाव्य हैं। पहला तो हुआ रामायण। रामायण बोलते हैं कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा पुराना महाकाव्य है या बोलोगे आदि काव्य है। ओल्डेस्ट एपिक है आपका विश्व का। कहते हैं कि वर्तमान में इसमें हमारे पास में करीबन 24,000 मंत्र हैं, 24,000 वर्सेस हैं। बट ओरिजिनली प्रारंभिक अवस्था में इसमें आपके पास में करीबन 6,000 थे। फिर हमारे पास में 12,000 हुए और फाइनली हमारे 24,000 हो गए। हमने इस पूरे रामायण महाकाव्य को विभाजित करके रखा हुआ है 7 आप बोलोगे कांडों में। जो मैं बोलती हूँ कर्म कांड करते हो तुम लोग तो बोलते हो मैम बड़ा गलत बोलती हैं, आप कांड बोलती हैं। बेटा कांड का मतलब गलत नहीं होता। कांड का मतलब होता है एक वैसा इवेंट जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर दे। अगर आपने किसी की जान ले ली तो ये भी आपके जीवन का सबसे बड़ा कांड है क्योंकि इसके बाद आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो कर्म कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके जीवन में बहुत प्रभाव डाले उसको हम बोलते हैं कांड। तो ये आपके कांड थे। हे भगवान! थैंक यू सो मच शिल्पा। ठीक है। वेरी गुड। चलिए, सो अयोध्या, लंका, बालकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड सारे कांड किए हुए हैं। रुक्मणी सब कुछ पढ़ के बैठी हुई हैं। वेरी नाइस रुक्मणी। देन अगर हम बात करेंगे महाभारत की तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मैम रामायण महाभारत के पहले आया था। अब अगर हम महाभारत की बात करें तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं, उन्होंने महाभारत की रचना करी है। दुनिया का सबसे विशाल काव्य है, महाकाव्य है आपका महाभारत। इसमें करीबन 1 लाख मंत्र हैं। वैसे आपको बता दूँ कि प्रारंभ में इसमें हमारे पास में 8800 मंत्र थे। जब 8800 मंत्र थे इसको हम जय संहिता बोलते थे। आगे चल के इसमें 24,000 मंत्र हुए तो हमने इसको बोला चतुर्विशंस विहंश चतुर्विंशति सहस्रता संहिता। एंड देन हमारे पास में आपके लाइक फाइनली 1 लाख हुए तो हमने इसको महाभारत बोला। 18 प्रवण हैं। इन सभी 18 प्रवणों में से हमारे पास में आपका जो लाइक बोलोगे भीष्म प्रवण है या भीष्म अध्याय है या आप बोलोगे कि जो महाभारत है वो भीष्म अध्याय से लिया हुआ है। तो भगवत गीता इसको भी महाभारत का जो भीष्म अध्याय है उससे लिया गया है। काश ये संस्कृत के टर्म इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। पर्व, ऐसे नहीं पूछेगा धीरज। शांति अध्याय जो है वो सबसे बड़ा अध्याय है। आप ये पढ़ सकते हो। 18 पर्व 18 दिन वॉर के थे। वेरी गुड। देन पुराणों को सबसे ज़्यादा आप बोलोगे 118 सॉरी 18 पुराण है एंड उपनिषद जो है हमारे पास में वो हमारे पास में 108 है। सो मत्स्य पुराण सबसे ज़्यादा पुराना है आपका एंड कुछ अन्य पुराणों में हमारे पास में भगवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, दुनिया भर के पुराण हैं। आप पुराण पढ़िए। अगर आप लोगों को इस एरिया में जाना है तो आप पढ़ सकते हो। खैर, अब मैं आपकी बात करूँ वेदांगों की। छोटा-सा ब्रेक दे दूँ? 2 मिनट चलो अच्छा 2 मिनट की शांति। लीजिए बेटा पिछली स्लाइड दिखा दी आपको। गरुड़ पुराण पढ़ा हुआ है रुक्मणी ने। यार पानी मुझे पीना चाहिए, तुम लोग के कानों में दर्द होने लगा, मेरा पानी पीना चाहिए, मैं बोल रही हूँ। ज्योति कह रही है मैम जल्दी-जल्दी खत्म कर लो। ठीक है? सबसे बड़ा अध्याय है, लंच ब्रेक नहीं बेटा, मेरा तो फास्ट है आज, लंच भी नहीं करूँगी, बस पानी पीऊँगी। खैर आइए आगे बढ़ते हैं। सो अब क्या है बेटा वेदांग जो है उसमें हमने 5 विषयों का वर्णन किया है, जो हमारे पास में व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त आपके हैं। उनके बारे में हमने क्या किया है इसमें आपके 5 प्रकार की चीज़ों का वर्णन किया है। इसको हम बोलते हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। सर्ग मतलब दुनिया का निर्माण कैसा हुआ, प्रतिसर्ग दुनिया के अंत के बाद में, दुनिया के विघटन के बाद में इसका जब दोबारा से सृजन हुआ, दोबारा से निर्माण हुआ तो वो कैसे हुआ। वंश जो हम लोग गोत्रों के बारे में पढ़ते हैं कि ये राजा इसका है, इसके बारे में सुना है आप लोगों ने? ठीक है, इसको बताइए। टिल देन जो वंश है भगवानों की और आपके जो ऋषि मुनि हैं उनकी वंशावली है। मनवंतर जो है उसमें मनु के शासन काल के बारे में, मनु को हम पहला मानव मानते हैं उसके बारे में वर्णन किया हुआ है। वंशानुचरित्र में हमने विभिन्न राजवंशों की बात करी हुई है। वेरी गुड चिंटू। अच्छा ठीक है बेटा। वेरी गुड राहुल। वेरी गुड। सो मैंने यहाँ पे ये चीज़ क्यों कोट करी? व्हाई आई कोटेड हियर लाइगर? क्यों कोट किया? आपको पता होगा कि जब वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं 2 परिवारों के बीच में मध्य में, तो हम कहते हैं कि आपके जो गोत्र हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। जो गोत्र होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके जीन्स को, कि आप किस जीन्स से के हो। तो अगर मैंने बोला लाइगर तो इसको हम बोलते हैं लायन प्लस टाइगर। लायन और टाइगर का जो क्रॉस है उसका जो क्रॉस है उसको हम बोलते हैं लाइगर। इसमें शेर की और टाइगर की दोनों की जो क्वालिटीज़ होती है वो आती हैं। अगर सेम तरीके के गोत्र हो जाएँगे आप लोगों के, जब आप विवाह करते हैं, तो उसमें आप लोगों के हो सकता है कि जीन्स भी सिमिलर हो जाएँ एंड जब आपके जीन्स सिमिलर हो जाते हैं तो आपकी डिजीज़ेज़ भी सिमिलर हो जाती हैं। आपके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ नहीं आ पाती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि विवाह करते वक़्त में अगर डिफरेंट डिफरेंट गोत्र होते हैं, तो एक परिवार का और दूसरे परिवार के अलग-अलग जो गुण होते हैं वो आप में समाहित होते हैं। और जब एक अच्छा गुण समाहित होता है और आप फिर से दोबारा किसी से आपके बच्चे शादी करते हैं, तो आपको एक और अच्छी पीढ़ी या एक और अच्छी आपको जो लाइक पर्सनैलिटी है वो मिलती है। ये इसलिए ज़रूरी है। समझ में आया? सो आप बोल सकते हो वो। खैर, अगर मैं उपवेदों की बात करूँ तो हम कहते हैं हमारे पास में कुछ उपवेद भी हैं।
अभी हमारी पाठकों में शादी नहीं होती। हमारे यहाँ चतुर्वेदी से चतुर्वेदियों में हो जाती है, बट गोत्र अलग होने चाहिए। खैर, उपवेद जो होते हैं ये परंपरागत रूप से आपके वेदों से संबंधित होते हैं। आप लोगों ने, कई लोगों ने सुना होगा मैम आयुर्वेद, तो जब आप आयुर्वेद का नाम सुनते हो तुरंत आप मार्क कर देते हो मैम ये तो अथर्ववेद से संबंधित है, क्योंकि वहाँ पे हमने बात करी हुई है मेडिसिन की। नहीं, आयुर्वेद जो है वो आपका ऋग्वेद से संबंधित है। अथर्ववेद जो है वो आपका संबंधित है किससे? आपके शिल्प वेद से, क्राफ्टिज्म से संबंधित है आपका। ठीक है? हाँ बेटा। फिर अगर आप बात करते हो गंधर्व वेद की, तो ये सामवेद से संबंधित है। एंड धनुर्वेद की बात करोगे तो वो यजुर्वेद से। कर्मकांड करोगे, हवन कुंड कुंड करोगे, यज्ञ करोगे, तो आपको ज्ञान होगा धनुष का, तो आप धनुर्वेद से रिलेट करके याद कर सकते हो। एंड गंधर्व की बात करोगे तो गंधर्व को हम गले से ले सकते हो, सारेगामापा हम गले से गाएंगे, तो इसलिए बोलेंगे। सो नाउ ये हमारे पास में लास्ट स्लाइड, इसके बाद हमारे एमसीक्यूज स्टार्ट होंगे। सो आई होप कि यू गाइस आर रेडी फॉर द एमसीक्यूज। ठीक है? हाय राहुल, वेलकम। सो इट विल टेक अराउंड 10 मिनट्स मोर। ठीक, सो फिलहाल देखो बेटा, अगर मैं बात करती हूँ सांख्य दर्शन की, तो कपिला ऋषि इसके फाउंडर थे। सांख्य सूत्र के बारे में वर्णन किया है। योग दर्शन की बात करते हो तो पतंजलि योग दर्शन से संबंधित है, संस्थापक हैं। योग सूत्र के बारे में बात किया है। न्याय दर्शन की बात करते हो तो अक्षपदा गौतमा जो थे वो इसके फाउंडर थे। एंड न्याय सूत्र की हमने बात करी है। अगर मैं वैशेषिका की बात करूँ, मीमांसा की बात करूँ या पूर्व मीमांसा की बात करूँ, तो ये वैशेषिका मीमांसा जो है वो आपका उलूका कन्नड़ा से संबंधित है। सूत्र विशेषिका इन्होंने दी हुई है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा जैमिनी के फाउंडर हैं इसके। पूर्व मीमांसा के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। वेदांत या आपके उत्तर मीमांसा की बात करूँ तो बृहदारण्य ने किया है। सिर्फ फाउंडर आपसे पूछे जाते हैं स्पेसिफिकली आपके स्टार्टिंग के 3 के। मे बी होगा रुक्मणी, आई एम नॉट वेरी मच श्योर। लो, आ जाओ, ब्रेक चाहिए, आइए। सो आपसे बोल रहे हैं कि व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द वैदिक एज? वैदिक युग की अवधि क्या थी? 1400 से लेके 1750, 2500 से 1500, 1500 से 600, या 2050 बीसी से लेके 500 बीसी तक? प्लीज आंसर एवरीवन। ओ बल्ले बल्ले, धीरज का बल्ले बल्ले नहीं जाएगा कभी भी। आंसर करेंगे सभी लोग। बेटा 1500 से 1000, देन 1000 से लेकर के 600। ठीक है, बीसी। देन आपसे बोल रहे हैं कि व्हाट वाज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम इन द अर्ली वैदिक पीरियड? प्रारंभिक वैदिक काल में समय के माप के लिए हम किसका उपयोग करते थे? गवयुति का, गोधुली का, सतमना का, या निष्क का? प्लीज आंसर। चलो, ये वो चीजें हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम सिर्फ फैक्ट्स को अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पास में बहुत ज्यादा महिलाओं की स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, लाइक आपका फीमेल्स की कंडीशन कैसी थी, इसके बारे में हमने स्टडी नहीं किया, तो ये आपको नहीं पता चलेगा बेटा। जनरली गोधुली से हम लोग क्या करते थे, आपका काल का समय का माप करते थे। ठीक है, एग्जैक्टली, गोधुली बेला। देन आपसे बोल रहे हैं कि द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वाज प्राइमरली ऑफ, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से क्या था? भक्ति था, प्रतिमा या पूजा एवं यज्ञ था, यज्ञ एवं प्रकृति की पूजा था, भक्ति, प्रकृति एवं भक्ति पूजा थी? प्लीज आंसर एवरीवन, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। चलो, आंसर एवरीवन। सो करेक्ट आंसर इज सी, यज्ञ एवं प्रकृति की पूजा। ठीक है, चलो, वर्शिप एंड नेचर। यज्ञ एवं हाँ बेटा, एक मिनट। मैम वो तो बताते थे ना, टीचिंग कौन बताते थे बेटा? शादी में सुना है? बेटा आर्यों ने वेदों की रचना करी थी, और आर्यों को तो ज्ञान ही नहीं था। बताते थे, सुनते थे, पूजा थोड़ी करते थे। नो, व्हाट आर द टू मेथड्स ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस ड्यूरिंग वैदिक पीरियड? वैदिक काल में शिक्षण के दो तरीके क्या थे? मौखिक और विचार, मौखिक और प्रयोग, विचार और प्रयोग, और प्रयोग और संवाद। प्लीज आंसर एवरीवन, कि आपने किस मेथड का प्रयोग किया था? आंसर करेंगे सभी लोग। बिल्कुल। सो ए इज द करेक्ट आंसर बेटा। ओरली बोलते थे, आप सोचते थे। फिर आपसे बोल रहे हैं कि विच वेद डील्स विद द साइंस ऑफ मेडिसिन? कौन सा वेद चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद? बिल्कुल नहीं था रुक्मणी। वेरी नाइस, इट्स अथर्ववेद। देन आपसे बोल रहे हैं कि वैदिक पीरियड टाइम व्हिच वाज कंसीडर्ड, इन वैदिक पीरियड टाइम व्हिच वाज कंसीडर्ड एज गॉड ऑफ प्लांट्स? वैदिक काल के समय में किसे पौधे के भगवान के रूप में माना जाता था? गेंदा को, सोमा को, इंद्र को, या कृष्ण को? सो इट्स बी, सोम। ठीक है। देन आपसे बोल रहे हैं कि द टर्म अयस यूज्ड इन वैदिक लिटरेचर रेफर्स टू, वैदिक साहित्य में प्रयोग किया गया शब्द जो अयस था वो किससे संबंधित था? गुप्तचरों के नायक से, लॉ और अन्य धातुओं के उपकरण से, गांव के समूह से, राजन के तहत आयोजित मूलभूत अदालत से। ठीक है। सो प्लीज दोज हु आर कंफर्टेबल इन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, दे कैन स्टडी हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपको पढ़नी हो। बेटा अयस्क से आप ले सकते हो, और से रिलेट कर सकते हो, सो बी इज द करेक्ट आंसर। देन आपसे बोल रहे हैं कि भगवत गीता को महाभारत के किस पर्व से निकाला गया है? द्रोण, कर्ण, भीष्म, या आदि पर्व? चलो, वेरी नाइस, भीष्म पर्व से निकाला है हमने। शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व था। नाउ आदि काव्य वाज द अदर नेम ऑफ, आदि काव्य डैश का दूसरा नाम था? महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, या श्री रामचरितमानस? सो सी इज द करेक्ट आंसर, रामायण। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेस क्लास। आई होप कि आप लोगों को सेशन समझ